मैंने अपने टेन्योर में 8 फांसियां देखी। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसके लिए कोर्ट ब्लैक वारंट इशू करती है। अब उसमें लिखा होता है कि आप इस प्रिजनर को इस तारीख को इतने बजे आप हैंग टू डेथ करेंगे। ब्लैक वारंट, जेल के बंद दरवाजों के पीछे की कहानी जो किताब से निकलकर नेटफ्लिक्स सीरीज बनी। सुनील गुप्ता, जिन्होंने तिहाड़ जेल में 35 साल की सर्विस के दौरान 8 फांसियां देखी, जैसे अफजल गुरु, 2001 पार्लियामेंट अटैक का प्राइम सस्पेक्ट। रंगा और बिल्ला, सतवंत सिंह, कहर सिंह, मकबूल भट्ट। इसके अलावा चार्ल्स सोबराज, द मास्टरमाइंड एंड हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड के डॉन, सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रात रॉय जैसे फेमस कैदियों से सामना हुआ। किरण बेदी के साथ मिलकर जेल में सुधार कार्य किए और फिर मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी। Welcome to our show Decoded, sir. थैंक यू। Thank you for giving us time. थैंक यू। मैं बात करना चाहूँगी ब्लैक वारंट के बारे में। आपने किताब लिखी और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ भी आई। आपको किताब लिखने का विचार कहाँ से आया? क्या होता है कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैं चाहता था कि जनता को पता लगे कि जेलें किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि जेल जो है क्लोज डोर एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि बाहर का कोई आ नहीं सकता। अगर किसी को भी जेल के बारे में पता लगाना है कि जेल में क्या होता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो मैं एक आम आदमी की हेल्प करने के लिए मैंने किताब लिखी कि जेल में किस तरीके का रूटीन होता है, किस तरीके से प्रिजनर बिहेव करते हैं, ये बात मैंने उसमें बताई। उसके बाद इसका नाम मैंने रखा ब्लैक वारंट। मैंने अपने टेन्योर में 8 फांसियां देखी। सबसे पहली फांसी जो देखी मैंने वो देखी रंगा बिल्ला की। ओके। दूसरी फांसी मैंने जो देखी वो देखी मोहम्मद मकबूल भट्ट, शायद आपको पता हो, वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट था जी। उसके बाद मैंने जो फांसी देखी वो देखी करतार सिंह उजागर सिंह की, विद्या जैन मर्डर, बड़ा इनफेमस विद्या जैन मर्डर केस था उसमें। उसके बाद मैंने देखी इंदिरा गांधी के जो किलर थे सतवंत सिंह की, हर सिंह की। और लास्ट मैंने फांसी जो देखी वो देखी मोहम्मद अफजल गुरु की। तो 8 फांसियां देखी थी। जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो उसके लिए कोर्ट ब्लैक वारंट इशू करती है, ताकि अब उसमें लिखा होता है कि आप इस प्रिजनर को, फला प्रिजनर को इस तारीख को इतने बजे आप हैंग टू डेथ करेंगे, इनको लटकाएंगे, फांसी देंगे, टिल डेथ इसको लटका के रखेंगे। ओके। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था अपना फांसी देखने का, वो मैंने सारा जो है 8 की 8 डेथ्स के बारे में मैंने ब्लैक वारंट में रखा और इसका नाम भी ब्लैक वारंट रख दिया, ताकि लोगों को पता लगे कि बेसिक इसकी कंसेप्ट क्या है। लोगों ने आपकी बुक को बहुत प्यार दिया। जी जी जी। उसके बाद तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज उसको भी बहुत प्यार दिया, एविडेंट है। जी 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 जी। तो बेसिकली ब्लैक वारंट एक डॉक्यूमेंट का नाम है। हाँ। आप ये कह रहे हो कि वहाँ से इसका नाम आया। हाँ हाँ। आपने तिहाड़ जेल में 35 इयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 इयर्स सर्व किया एज अ जेलर। बिल्कुल। तो जेलर से नेटफ्लिक्स तक का आपका सफ़र, आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सफ़र जो है बहुत स्मूथ रहा। क्या है कि आप एक जो सोसाइटी का गार्बेज डंप है, जो प्रिजनर होते हैं जनरली जो अपने यहाँ किराया उसमें क्राइम करके आए होते हैं और क्राइम करके आते हैं, उनको हमारी 3 ड्यूटी होती हैं जो जेलर होता है। सबसे पहली ड्यूटी होती है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी। सेफ एंड सिक्योर कस्टडी का मतलब ये है कि जेल से कोई भागे नहीं, सेफ कस्टडी। उसके बाद सिक्योर कस्टडी का मतलब ये है कि किसी के ऊपर कोई अटैक ना करे या वो किसी के ऊपर अटैक ना करे, वो एक ही बात है, मतलब तो सिक्योर कस्टडी। दूसरा जो है हमारा प्रिंसिपल होता है जो जेल चलाने का, वो ये होता है कि हमें हर एक प्रिजनर को जो है ह्यूमनली ट्रीट करना है। मतलब खाने पीने का जो उसको देना है आपने, तो जनरली जो खाने पीने का होता है वो हम जो एक मिडिल क्लास के, अगर मैं तिहाड़ की बात कर रहा हूँ,
या दिल्ली जेलों की बात कर रहा हूँ, जी। तो यहाँ पे खाने पीने का जो जनरली एक आप लगा लें मिडिल क्लास का बंदा जो खाना खाता है वो खाना देते हैं। जैसे यहाँ पे सब चीज़ जो भी खरीदते हैं वो सरकारी डिपो से खरीदते हैं, ओके। मदर डेयरी वगैरह से लेते हैं, केंद्रीय भंडार से लेते हैं, तो सरकारी जगह से लेते हैं जहाँ पे क्वालिटी अच्छी होती है। बेशक खाने का खर्चा वगैरह काफ़ी बढ़ जाता है, तो हम वो ये होता है पानी जो देते हैं वो आरओ वाला पानी होता है। आरओ के सब जेलों में आरओ के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है उसी के खाना और उसका जो पानी वगैरह जो आपने देना है वो। तीसरा होता है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर इनटू द सोसाइटी। ये तीनों काम जेलर के होते हैं। मतलब रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने उसकी सोच बदलनी है जी, बदलाव जो कि बहुत आसान होती है। लोग कहते हैं नहीं रिफॉर्म करने का तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, आप कैसे रिफॉर्म कर दोगे। सब सोचना गलत है। पहला हो गया रिफॉर्म, मतलब आप उसकी सोच जो है नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो, इसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि आप उसको काम सिखा रहे हो। आप काम जब सिखा रहे हो उसको तो आप उसमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हो। काम सिखाने से मतलब आपका क्या जेल में मतलब है? जो भी जेल होती है, जेल में कैदी को जो है जो कैदी होता है उसको काम देना पड़ता है। ओके। हाँ, कैदी जिसको भी कैद हो जाती है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको काम सिखाना जेल के अंदर। इसलिए ज़्यादातर जेलों में, सेंट्रल जेलों में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जिसमें उनको काम सिखाते हैं। ओके। तीसरा है इसी का एक तीसरा पार्ट है, वो है री इंटीग्रेशन, रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन। री इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप उसको इस लायक बना दो कि बाहर जाके अगर सोसाइटी में जाता है, सुधार दिया आपने, उसको रिहेबिलिटेट काम सिखा दिया, फिर आपने उसकी बाहर भी जाके उसकी जो है हेल्प करनी है, मतलब रिस्टोरेशन उसका जो है करना है। तो उसमें आप गवर्नमेंट एजेंसी से बात करते हो कि इसको कोई काम दे दो, कोई एमसीडी से बात करके उसको लाइसेंस्ड कोई रेडी पटरी लगवा दी। ओके। हाँ, क्योंकि मतलब अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया तो प्राइवेट कंपनीज उनको हायर नहीं करेंगी, इसलिए। हाँ, जनरली जो होता है कि हमारी सोसाइटी का जो है एक बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। सोसाइटी हमारी जो है वो कोई प्रिजनर उनको पता लगेगा कि ये जेल में रह के आया है तो उसको काम नहीं देंगे। तो उस लिए री इंटीग्रेशन जो है इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम गवर्नमेंट के साथ एक लाइज करके पैसे वगैरह भी सरकार देती है ताकि अपना जो है ये काम, छोटा मोटा धंधा जो है एक अपना स्थापित कर ले। अब जैसे वैसे भी गवर्नमेंट की आजकल पॉलिसी है एमएसएमई, तो उसके लिए लोन देते हैं। तो ऐसे प्रिजनर के लिए भी एक पॉलिसी है, उनको लोन देते हैं। किसी ने सब्जी की रेडी लगा ली, किसी ने कियोस्क लगा दिया, बिस्किट चाय वगैरह बेच रहा है, इस तरीके के काम हमारा होता है। तो जब उसको बाहर जाके आपने रीइंटीग्रेट कर दिया तो मान के चलो कि वो वापस जेल में नहीं आएगा। और सुधारना बहुत आसान बात होती है। आपने किसी को भी रियलाइज करवा दिया जी तो क्या है। एक आदमी अपने क्राइम क्यों करता है? क्योंकि वो अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है। आपने उसको बताया अबे नहीं, शरीर तो कुछ भी नहीं है तेरा, ये तो 5 तत्व का बना हुआ है, ये तो तेरे साथ ही चला जाएगा, तू एक आत्मा है। जैसे आप बताओगे तू एक आत्मा है, उसको पहले एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, दूसरी बार सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। आप रेगुलरली अगर उनको थ्रू प्रीचर्स आप उनको ये बताते रहोगे तो आत्मा है, तो शायद वो जब दूसरे को आत्मा का उसमें देखेगा, शायद वो दूसरे के बारे में वैर भाव नहीं रखेगा, दूसरे के बारे में सद्भाव रखे। धीरे धीरे उसमें जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और वो एक चेंज होके ही जो है जेल से निकलेगा। तो इन क्रिमिनल्स के अंदर गिल्ट आपने देखा है? गिल्ट महसूस करते हैं ये? अब सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के बाद क्या कभी गिल्ट महसूस होता है? देखो ये क्या होता है कि 80% जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो आती है गरीब तबके से। जी। गरीब तबका आप किसको कहोगे? कि जिसकी जो है महीने की इनकम जो है 8,000 रुपये से कम है। अब आप सोच लो 8,000 रुपये क्या महीना रखते हैं।
एक मिडिल क्लास की भी 8,000 की तो सब्जी आ जाती है, उसको 8,000 रुपये में पूरी अपनी फैमिली कुटुंबा चलाना है। जी। तो 80% पॉपुलेशन आपकी गरीब तबके से आ रही है, ऐसे तबके से आ रही है। तो उनका क्या होता है, उनको मेन होता है कि जैसे जेल में आ गए तो उनको उनको ये चिंता होती है कि मेरी फैमिली का क्या हो रहा होगा, है ना। राइट। तो उसको ये होता है मैं बाहर जाऊंगा, ये वाला काम करूंगा ताकि जो है मैं अपनी फैमिली को दोबारा खड़ा कर सकूं। तो गिल्ट वाला तो बहुत दूर की बात होती है। और मैं आपको बताऊं, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि क्रिमिनल्स को जो है एक शहीद का दर्जा दे देती है। अब देखें, ज्यादातर आप गैंगस्टर देखेंगे जी। अब देखें ज्यादातर गैंगस्टर्स अपने गांव का नाम या अपनी जात या कम्युनिटी का हैं। नाम। जी। किसी टाइम पे होता था कि अगर किसी आदमी ने क्राइम किया ना, तो गांव की जो पंचायत होती थी उसको गांव निकाला दे देती थी। वो कहते थे इनका हुक्का पानी बंद, इनकी फैमिली से कोई शादी नहीं करेगा जी। कोई इनसे रिश्ता नहीं रखेगा। किसी टाइम पे ये होता था। अब समाज इतना बदल गया है, जात के ग्राउंड पे कह लो या धर्म के उस पे कह लो, कि जो जितना ज्यादा क्राइम करेगा उसको उतना ज्यादा बड़ा दर्जा मिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर क्रिमिनल जो अपनी कास्ट या गांव का नाम जरूर लगाते हैं। अगर उसने 10 भी मर्डर किए होंगे ना, उनके गांव के लोग उसको बड़ी इज्जत से देखेंगे, और जैसे उसने बहुत ही बड़ा काम कर लिया, और उसका कहीं भी जो है उसको आप जात के नाम पे या किसी के नाम पे भी आप उसको इतना ऊंचा दर्जा दे देते हो कि उसको कोई गिल्ट होता नहीं है। उल्टो उसको होता है यार मैं क्राइम और करूं। वो दूसरों के लिए, हाँ दूसरों के लिए वो एक मिसाल होता है, एनकरेजमेंट होती है कि यार वो क्राइम किया, उसके बाद तो पैसे ही पैसा आ गया। जब आपने उसको शहीद का दर्जा दे दिया, कोई आदमी फांसी लग गई, आपने उसको शहीद का दर्जा दे दिया, तो और लोग भी एनकरेज होते हैं कि हमें जो है शहीद का दर्जा मिलेगा, उसकी फैमिली के वारे न्यारे हो गए हैं, खूब पैसा आ गया, खूब ये आ गया, तो हम भी ये करें। ऐसी जातियों में होता है जी। तो ये जो हमारे समाज में बदलाव आया है, बड़ा खतरनाक बदलाव है, बहुत खतरनाक बदलाव है। इससे क्या है, क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली जैसी जगह जिसमें कि सब चीज सेंटर यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, हाई कोर्ट यहाँ है, और कोर्टें तो हैं ही जी। आपने अगर किसी क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में लिखवानी है, FIR आप चाहते हो कि FIR में करो, आप देखो कितना मुश्किल होता है। जो मेरा अपना सोचना है कि अगर 10 लोग जिनका जेन्युइन केस होता है वो थाने में जाते हैं FIR करवाने के लिए, एक केस में FIR लिखी जाती होगी, वो भी उनको उसको बड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है। राइट। कल परसों की बात है कि एक मेरे पास वो आया कि उसकी एक लेडी आई, उसका हस्बैंड ऑलरेडी नहीं है, उसकी बेटी जो है किसी के साथ भाग गई थी। उसको पता ही नहीं, लड़का कोई था, एक लफंगा टाइप ही था जो इस केस में जो मैं बता रहा हूँ, उसकी बेटी को भगा के ले गया। पहले भी भगा के ले गया था, शाम को फिर वापस आई, उसने FIR लिखवाई, किसी ने FIR नहीं लिखी। उसके बाद परसों की बात है, वो कहने की कि मेरी लड़की तो घर पे नहीं आई। मैंने कहा फौरन थाने में जाओ, बताओ, ये तो किडनैपिंग का भी साथ हो गया जी। वो बेचारी थाने पे घंटों बैठी रही, किसी ने FIR नहीं लिखी। कल जाके मैंने थानेदार से बात की, उनसे की, तो अब शायद आज उसका फोन नहीं आया, तो मुझे लगता है उसकी FIR हो गई होगी। FIR होती नहीं है। और अगर FIR होने लगे, अगर कानून अपना स्पीड से चले, टाइम से न्याय हो, आप देखो क्राइम बहुत कम होगा। पर अगर आप क्राइम कर रहे हो और आपकी सोसाइटी आप उसको एनकरेज कर रही है, तो आप ये सोच के चलो कल को उसके घर पे कुछ हुआ है और आप कुछ इनसेंसिटिव हो या क्रिमिनल को आप बढ़ावा दे रहे हो, कल को वही क्रिमिनल जो है आपका सिर फोड़ेगा। ये तो है। जो आप दोगे आपको वही वापस लौट के आ जाएगा। अगर वो जेल से निकलकर खुलेआम घूमेगा, हाँ, तो ऑब्वियसली वो और नुकसान करेगा। बिल्कुल। और क्रिमिनल की मैं आपको बताऊं, कोई भी क्रिमिनल होता है, चाहे मर्डरर है, चाहे रेपिस्ट है, चाहे डेकॉइट है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। ये हमें सोच के चलना है। और अगर हम उसको इज्जत दे रहे हैं
तो हम भी बराबर के भागीदार हैं क्राइम को बढ़ाने के लिए। सर आपने बोला कि जो ज़्यादातर तादाद होती है कैदियों की वो गरीब घर से आते हैं, तो ऐसा भी होता है कि उनके पास वो इसलिए अंदर है क्योंकि उनके पास ज़मानत कराने के पैसे नहीं हैं हाँ, ऐसा मोस्टली। होता, हाँ ऐसा होता है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास जमानत के लिए कोई जमानती नहीं होती, पैसे से जमानत नहीं होती, जमानती लाना पड़ता है। एक जिंदा जागता आपको आदमी लाना पड़ता है जो कहेगा कि हाँ ये जो है अब किसी से झगड़ा नहीं करेगा ओके। और हर एक कोर्ट में आके ये अपीयर होगा जब भी कोर्ट की डेट आएगी। अगर ये अपीयर नहीं होगा तो इसके लिए जो है मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा, तो एक आपको जमानती लाना पड़ता है, पैसे से काम नहीं चलता। तो जो गरीब आदमी होता है उसके लिए कोई जमानती बनने के लिए तैयार नहीं होता। सही बात है। तो उसके लिए फिर हमने जेल के अंदर जो लीगल एड सेल बनाई हुई है और चीज़ें की हुई हैं ताकि जो है हम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकें कि जनाब ओके। आपने इनकी जमानत दी थी, आपने इनकी जमानत जो है 6 महीने पहले दी थी, तो इसके पास कोई जमानती नहीं है, आप कृपा करके इसके जो जमानत का अमाउंट है या तो वो कम कर दो, इसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दो, या जो है आप जमानत का अमाउंट कम कर दो, या उसके साथ जो कंडीशन आपने लगाई है कि आपको लोकल श्योरिटी चाहिए, आप लोकल श्योरिटी के लिए इंसिस्ट ना करो, आप काइंडली उसको रिलैक्स कर दो। तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। जब भी हम जेल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार कह लें आप, जब कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी जो आपने जमानत की कंडीशन है उसको रिव्यू कर लो, तो जनरली वो रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू करके प्रिजनर को छोड़ देते हैं। ऐसे हमने लाखों प्रिजनर जो है जेल से छुटवाए होंगे। चलो कोई तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन हर एक चीज का होता है। आपको बाकी स्टेट्स में जेल विजिट करने का मौका मिला? हाँ हाँ। कौन सी स्टेट आप कहना चाहोगे कि बेस्ट मैनेजमेंट है जेल की? देखें क्या होता है कि जेल किसी भी गवर्नमेंट के लिए लास्ट प्रायोरिटी एरिया होती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल बनवा रही है, कम्युनिटी सेंटर बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, तो उनको वोट मिलते हैं। अगर जेल बनवाएगी तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये वो बेसिकली उनकी सिटी में या स्टेट में क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, उसका इंडिकेशन है। हाँ, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है कि आपको जब वोट लेने हैं तो वोट किस किस बात पे मिल सकते हैं वो चीज आप करोगे। उसका नतीजा ये होता है कि जैसे अगर दिल्ली की हम एग्जांपल ले लें, दिल्ली में 10,000 प्रिजनर रखने की जगह है और करीब 20,000 से ज़्यादा लोग जो है रखे हुए हैं। सो डबल। हाँ, सो डबल। मतलब यहाँ पे भी आप देखें जमीन लेना इतनी मुश्किल बात है। जेलें को छोटी कम जमीन पे तो बनती नहीं, उसके लिए भी एकड़्स में जमीन चाहिए होती है, जमीन नहीं मिलती। और फिर मेन बात है गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं होती। गवर्नमेंट अगर टाइमली प्लानिंग करे तो जेलें वगैरह आप इस तरीके से बन सकती हैं कि आपके जेल में ओवर क्राउडिंग ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप विदेश की जेलें देखेंगे तो कई स्टेट्स में ये कानून है कि जितनी उसकी जेल की क्षमता है रखने की, अगर उस क्षमता से 25% कैदी ज़्यादा हो गए तो उसके बाद जो है वो जेल को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब आप उनको 25% से ज़्यादा आप प्रिजनर को नहीं रखने देंगे। ये कई स्टेट्स में रूल्स बने हुए हैं। पर हमारे इंडिया में है कि आप जो भी है उसको जेल में भेजना है। आपने ये नहीं देखना है जेल में कितने प्रिजनर हैं, ऑलरेडी दोगुना जो है भरी हुई है, आपने ये नहीं देखना, आपने खाली उनको डालते जाना है। ये हमारा एक लॉ कहता है। लॉ हमारा कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करता कि कितनी परसेंटेज तक जेल में ओवर क्राउडिंग होनी चाहिए। उसका नतीजा है कि दिल्ली में 16 जेलें हैं, कुछ एक जेल तो हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके लगभग आगे पीछे तक रखा हुआ, मतलब पास पास रखा हुआ है। कई जेलें हैं जिसमें 4-4, 5-5 गुना जो है प्रिजनर रखे हुए हैं। आप सोच सकते हो जहाँ पे एक कमरा है जिसमें कि आपने एक आदमी को रखना है, उसमें अगर आपने 5 आदमी रखे हुए हैं तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होगी, उनकी लाइफ कैसे होगी। तो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि हर एक स्टेट में जो है, हर एक स्टेट में ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करता है और कहाँ का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप पैसे के हिसाब से देखें जो गवर्नमेंट एलोकेशन करती है, तिहाड़ का बेस्ट है। जितना पैसा हम लोग रिफॉर्म्स पे, हम लोग जेल फैसिलिटी पे खर्च करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट बेचारी नहीं कर पाती। Okay. तो
बाकी एक्चुअल रिफॉर्म कितना हो रहा हम्म है ना, तो ये डिपेंड करता है कि जेल का मैनेजर कैसा है, मैनेजर मीन सुप्रीम जेल कैसा है, हम्म और जेल में किस तरीके का डीजी प्रिजन कैसा है, क्या चाहता है वो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला कि कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल है दिल्ली में क्रिमिनल्स की, तो स्टाफ स्टाफ उतना ही है? जो स्टाफ 10,000 को हैंडल कर सकता है, हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वही स्टाफ 20,000 लोगों को हैंडल कर ले? हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि जेल का तो एक जो स्टाफ होता है उसको रिफॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक उनकी होनी चाहिए। तो इस स्टाफ की कमी तो आपकी रहती है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है, उसमें जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने अपने एफिडेविट फाइल किए थे जेल रिफॉर्म्स के ऊपर है, और अभी भी चल रही है। तो जेलों में करीब करीब 30 से 40% तक की स्टाफ की शॉर्टेज है। ओके। वो शॉर्टेज क्यों है कि जैसे आपने भर्ती किया, आपकी रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे एट्रिशन रेट जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब जिसको जेल की जॉब मिली हुई है, अगर उसको कहीं टीचर की जॉब मिल जाती है या और बैंक की जॉब मिल जाती है तो वो जी। छोड़ के अपना अलविदा कर देगा। तो एट्रिशन रेट जेल में बहुत ज़्यादा है, जबकि और जगह एट्रिशन रेट बहुत कम होती है। तो इसीलिए जेल, किसी भी आप जेल में जाएंगे तो आपको स्टाफ की कमी तो मिलेगी। तो उस कमी को कैसे पूरा करना है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लेते हैं बाहर से। जैसे तिहाड़ का देखेंगे, तिहाड़ में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला के, क्योंकि जेल की सिक्योरिटी को आप खुला नहीं छोड़ सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर और पैरा यूनिफॉर्म फोर्सेस आ जाती हैं जो कि जेल प्रशासन की हेल्प करती हैं जेल को स्मूथली चलाने में। ओके। आपको अब्रॉड में जेल विजिट करने का मौका मिला कभी? हाँ, मैं गया था। मैंने कई जगह की जेल देखी हैं, पर मेन जो है मैंने सिंगापुर में देखी थी। सिंगापुर की जेल को बड़ा मॉडल जेल कहा जाता है, तो वहाँ पे देखा था। तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं थी, नंबर एक। ओके। ओवर क्राउडिंग नहीं थी, जितनी सैंक्शन कैपेसिटी थी उनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। बट उनकी पॉपुलेशन भी कम है। नहीं, जेलों की पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर जिस जेल में हम गए थे वहाँ पे 19,000 प्रिजनर थे। क्लस्टर कहते हैं वहाँ जेल को ना। ओके। तो 19,000 लोग थे, कोई 5 या 6 क्लस्टर वो जेलों के बने हुए थे। पर वहाँ पे जो जेलों में ट्रीटमेंट होती है वो लोग हमें शिक्षा देते हैं मानवाधिकार की या और चीज़ों की बताते हैं, पर मेरे हिसाब से मानवाधिकार में हम बहुत आगे हैं उनसे। वहाँ पे जो प्रिजनर्स को रखते हैं, जैसे कुक्कड़ खाने होते हैं ना, मतलब जैसे टियर होते हैं। टियर जैसे रेलवे में आप जाते हैं ना, 1 2 3 टियर, ऐसे टियर में जेलें बनाई हुई हैं। तो उसमें एक एक सेल में 4 5 5 6 लोग हैं, प्लस पूरी जेल जो है वो बेशक एयर कंडीशन है, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, पर वहाँ पे क्या है कि आप आकाश को नहीं देख सकते, खुले आकाश को नहीं देख सकते। मतलब इतना वो होता है। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने देखा है कि वो वहाँ पे क्रिमिनल बनते हैं अंदर रहकर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आदमी रूल्स नहीं मानता तो खूब पिटाई करते हैं। आपने कई ऐसी पिक्चरें भी देखी होंगी कितना टॉर्चर होता है। तो उसी हिसाब से जो इंडिया की जेलें हैं बहुत रिलैक्स एटमॉस्फेयर में काम करती हैं। मतलब आप देखो, लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, हमने यहाँ पे मेडिटेशन के प्रोग्राम चलते हैं जेलों में। ओके। रेगुलरली हजारों लोग मेडिटेशन करते हैं, हजारों। और बाहर के लोग इतनी अच्छी मेडिटेशन नहीं करते होंगे जितनी अच्छी मेडिटेशन जेल के अंदर होती है। एक्चुअली क्या होता है, रिफॉर्मेशन का काम जो है उसमें हम एनजीओस की हेल्प लेते हैं। रिफॉर्मेशन के काम में कम्युनिटी सपोर्ट उसको कहते हैं, वो लेते हैं। तो जो कम्युनिटी सपोर्ट कैसे होती है, जैसे आपने भी कोई मेडिटेशन की होगी, है ना। अब जैसे मैं नाम गिनवाऊँ आपको, विपासना मेडिटेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन है, सहज योग, राजयोग, पता नहीं कितने तरीके की पिरामिड, वो
कितनी तरह की मेडिटेशन होती है जो हम जेल में करवाते हैं, वो बड़े डिसिप्लिन्ड वे में होती है। तो जो और बाहर के जो जेल वाले हैं बड़े हैरान होते हैं, यार आपने 1000 लोग इकट्ठे कैसे बिठा के कर लिया। हम तो यहाँ पे 200 लोगों को भी इकट्ठा होने की परमिशन नहीं देते क्योंकि आपस में लड़ पड़ते हैं वो। तो उस लिहाज से हम देखें तो जो इंडिया की जेलें बड़ा रिलैक्स एटमोसफियर में काम करते हैं, और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग हो जाती है, कितना आप पॉजिटिविटी दे रहे होते हो जी। तो वो होता है। प्लस आप खेल रहे हो, आप वॉलीबॉल खेल रहे हो या कोई भी गेम, खो खो खेल रहे हो, वो आप खुले आसमान के नीचे खेल रहे हो, मतलब बारिश, एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स, हाँ सब चीजें, स्पोर्ट्स भी जेल के अंदर बहुत होती हैं, खाना भी ठीक होता है, मैंने आपको जैसे बताया। उसके अलावा मेडिटेशन, तो मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं ऐसे जो कि जब आए थे जेल में तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड था, इंडियन से नफरत करते थे। पर जब वो गए यहाँ से, जेल से छूट के गए, तो वो एक साधु बन के गए। कई सारे केस हैं ऐसे। तो एनी वन थिंग जो अब्रॉड वालों को हमसे सीखनी चाहिए? हाँ, अब्रॉड को यही सीखनी चाहिए मेडिटेशन। देखिए हम विश्व गुरु कहते थे, हिंदुस्तान को शुरू से विश्व गुरु कहते थे। वो इसीलिए कहते थे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ही है, आपके सन्यासी होते हैं सांस रोक के जो पहाड़ों पे तपस्या करते रहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक हम सुनते हैं कि एक बाबा थे, वो अपने शरीर की जो आंतें वगैरह निकाल के बाहर रख देते थे और फिर अपनी मर्जी से लगा लेते। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हम सुनते हैं, आप बिलीव करो या ना करो। नहीं, हमारी तो सर संस्कृति में है, संस्कृति में मेडिटेशन हमारा तो फंडामेंटल है, बिल्कुल फंडामेंटल है जी। तो इसलिए हमें विश्व गुरु कहते थे। आप अगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे, मेरे ख्याल हजारों किस्म की मेडिटेशन होंगी, हजारों किस्म की, हजारों किस्म का नाम जपना होगा। पर ये वाली चीज जो है, जो विदेशों में आप अगर यूरोप में बात करोगे, अब धीरे धीरे वो इस रास्ते पे आ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं नहीं, ये तो बैकवर्डनेस है, वो इसको बैकवर्डनेस कहेंगे। जब हमारे हिंदुस्तानियों ने इसी मेडिटेशन को फॉलो करते हुए एक इतने हाई रिजल्ट उनको दिए, उनकी गवर्नमेंट को इतने आगे लेके गए, आप देखो कि हिंदुस्तानी कितने कितने सीनियर पोजीशन पे बाहर बैठे हुए हैं। तो उससे फिर उनको लगा कि हाँ, हिंदुस्तान कोई चीज है, हिंदुस्तान की सोच में कोई नया है। तो वो फिर धीरे धीरे जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सर, उनके बैकवर्ड कहने से क्या होता है? हम तो अपने आप को फॉरवर्ड ही मानते हैं। हम मानते हैं ना। देखो क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो वो हमें इस नज़र से देखते हैं। वो सोचते हैं अगर हिंदुस्तानी है तो इसको ड्राइवर का जॉब दे दो, या मेड का काम दे दो, घर का वो दे दो, डोमेस्टिक का वो काम दे दो। वो पहले बड़ी नीची उससे देखते हैं। पर जब हम बड़े बड़े काम करके दिखा रहे हैं तो उससे तो हमारा मत्था ऊपर हुआ ही है। पर अगर छोटे काम भी हम कर रहे हैं तो काम हर एक अच्छा होता है जी। तो अब उनको धीरे धीरे हिंदुस्तानियों की समझ आ रही है। इसलिए आप देखो, हिंदुस्तानी जो है मोस्ट डिमांड में होते थे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट है, वो हिंदुस्तानियों को प्रेफर करते थे बानिस्बत और गवर्नमेंट से और स्टेट से। तो बात तो है, हम तभी आप देखें, अगर अब हमारे करीब करीब और नहीं तो मेरे ख्याल कई करोड़ों लोग जो है बाहर डिफरेंट स्टेट्स में बसे हुए हैं, और बड़ी जल्दी हम लोग लर्न कर लेते हैं। जो वहाँ का कल्चर होता है उसको लर्न कर लेते हैं, उनके वहाँ के मैनर्स होते हैं उसको लर्न कर लेते हैं। सो वी आर वेरी सक्सेसफुल इवन आउटसाइड। तो है, हिंदुस्तानी होने में हमें गर्व करना चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं जो जिनको कम्प्लेक्स आता है, अब उनका तो कोई इलाज कर ही नहीं सकता। उनको उनकी संस्कृति ज़्यादा अच्छी लगती है, उनका धर्म अच्छा लगता है, जबकि अपने उसमें प्राइड लेना चाहिए उनको उनकी चीज़ अच्छी लगती है। तो ये अब उनकी सोच है, धीरे धीरे मुझे लगता है टाइम लगेगा कि उनकी सोच भी जो अपग्रेड हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना सर, इन्फ्लुएंस। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हाँ, हैं। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तभी तो हम गुलाम रहे। इन्फ्लुएंस नहीं होते तो जल्दी भगाते। बिल्कुल। अभी तक हमने ही एक्सेप्ट नहीं किया अपने वेदों ग्रंथों को, हमें हजारों साल लग गए, तो हम उनसे उम्मीद क्या करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे ना क्या था कि जब जो भी बाहर से इन्वेडर मुगल आए, इन्होंने जो है
क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने हमारी संस्कृति को तोड़ा। आप देखो मंदिर तोड़े जी, इन्होंने, हमारी जो लाइब्रेरीज थी उनको आग लगाई जी, यूनिवर्सिटी को खत्म किया जी, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट, गुरुकुल का कंसेप्ट खत्म किया। अच्छा उनकी जो कसर रह गई थी उन्होंने पूरा खत्म किया। अब देखें किसी टाइम पे जो इंडस वैलीज की जो सभ्यता थी, भारत के बाहर, भारत तो तब बहुत बड़ा होता था, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये सारी हमारी संस्कृति थी जिसको ये आगे ले जा रहे थे। जी जी। पर हम लोगों ने अपनी संस्कृति को घटिया समझा, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। हम लोग कन्वर्ट होते गए, वो हमारी संस्कृति को तोड़ते गए। मुगलों ने जो किया उसके बाद ये आ गए, अंग्रेज आ गए जी, है ना। वो अंग्रेजी बोलते थे, हमारे को ये आ गया कि जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है वो तो रियल एक मानव है जी। अगर हमें हिंदी, पंजाबी या कोई और भाषा आती है हम तो बिल्कुल सेकेंडरी वो है। उन्होंने ये वाला भाव पैदा किया, या वो हमारे दिमाग में भर दिया, हमारे दिमाग में भर दिया कि आप तो बिल्कुल घटिया किस्म के बंदे हो जी। जबकि सर एक फैक्ट है कि जब अंग्रेज आए थे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहीं था, यहीं पे जब था। उन्होंने सर्वे किया। बिल्कुल, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू लर्न मैथ्स से लेके मेडिकल साइंस तक। बिल्कुल। आज तो हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स चूज कर लो, साइंस चूज कर लो, बट देन मतलब उनको शास्त्रों की विद्या, उनको मेडिकल साइंस, उनको ये मतलब तलवारबाजी, उनको हर चीज सिखाई जाती थी। मतलब वो हमसे ज्यादा आगे थे ना। अब तो हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, हमारी गाड़ी पीछे जा रही है। देखो क्या एक बड़ी एक कहावत है कि आपने किसी भी अगर सभ्यता को तोड़ना है तो आप उनके कल्चर को तोड़ो। लगातार हमारे कल्चर के ऊपर अटैक हुआ, डिवाइड एंड कॉन्कर, हमारे मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, हमारी जो हम अपने रीति रिवाज थे उनके ऊपर अटैक हुआ, हमारी लाइब्रेरीज पे, यूनिवर्सिटीज पे, गुरुकुल्स पे आप जैसे बता रहे हैं वो अटैक हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज जब गए हम लोगों को अपनी हर एक चीज घटिया लगती थी। हमको होता था कि अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकते हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे आप देखें आज भी यही है। आप देखें जितनी भी किताबें, इंजीनियरिंग की किताबें आप देखेंगे, मेडिकल की किताबें देखेंगे, लॉ की किताबें देखें, सब इंग्लिश में। नहीं तो अब हमें 78 साल हो गए हैं, हमें आजाद हुए, हम क्या अपनी भाषा में नहीं चला सकते? हम लॉ भी अपनी भाषा में नहीं बता सकते उनको। जो होशियार बच्चा होगा वो तो अगर उसने यूके में जाना है तो जाके उसको अपना कर देगा, उसको समझ आ जाएगी सारी। पर हमारे यहाँ अभी भी ये है कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, तमिल भी बोल रहे हो तो आप बैकवर्ड, तो आप मदर टंग में बात कर रहे हो तो आप बैकवर्ड हो जी। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, बेशक आप कैरेक्टरलेस हो, बेशक आप कोई आपकी सभ्यता नहीं है, हम लोग उनको बड़ा ऊंचा समझते हैं। आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, आप इंग्लिश में कर दो तो वो बहुत पोलाइटली लेगा। जरा आपने हिंदी में बोल दिया तो बस वो आपकी ऐसी तैसी कर देगा। तो जब तक हमें अपने कल्चर के ऊपर मान नहीं होगा जी, तब तक आप सोचो कि हम लोग जो हम चेंज नहीं हो पाएंगे और हमारी गुलामी की प्रवृत्ति जो है वो हमारे में रहेगी। तो अगर गुलामी की प्रवृत्ति आपने हटानी है तो अपनी भाषा, कोई भी भाषा हो जी, अपनी एजुकेशन, अपने कल्चर को आप आगे लेके जाओ। आप देखें, आप रशियन प्रेसिडेंट आए तो अभी मैं 3 दिन पहले मेरे को इनवाइट किया था, मैं मिलने के लिए गया था वहां पे हर कोई रशियन जो है इंग्लिश में बड़ी मजबूरी में बात करेंगे। हर कोई अपनी भाषा में करता है। और हमारे यहाँ है कि अगर किसी ने हिंदी में बात कर दी या पंजाबी में बात कर दी, वो कहेंगे ये गवार आदमी है, अनपढ़ है। मेन तो कहेंगे अनपढ़ है जी। ये सच है। तो ये फादर वेंट टू चाइना, तो वहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं, डायरेक्शन के बोर्ड्स होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं, कोई इंग्लिश नहीं है। जबकि वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जाते होंगे बिकॉज ऑफ बिजनेस, बहुत जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। उनको अपनी भाषा पे गर्व है। वो कहते हैं तुम्हें यहाँ आना है, तुम चाइनीज सीखो, हम तुम्हारी भाषा क्यों सीखे, तुम हमारे पास आ रहे हो, यू नीड अस। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदी में बात
नहीं करनी है, और हम यहाँ रह के फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, इंग्लिश तो चलो अब ये हो गया है कि इंग्लिश तो नेसेसिटी बन गई है। आप देखिए ना, बचपन से जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके पास ऑप्शन ये होती हैं कि आपने फ्रेंच सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है। यस मतलब उसमें बड़ा गौरव महसूस करते हैं उसको। Yes. क्यों नहीं आप संस्कृत सिखाते, क्यों नहीं Yes. गुरमुखी सिखाते, क्यों नहीं आप तमिल सिखाते, क्यों नहीं आप ऐसी कोई भाषा, अपनी उड़िया भाषा सिखाते। आप क्यों गर्व करते हो? देखो, जिसने स्पेनिश पढ़ ली, फ्रेंच पढ़ ली, उसको तो क्या काम आएगी मुझे बताओ। अगर वो तमिल पढ़ लेगा तो काम आ भी जाएगी, उड़िया पढ़ लेगा तो उसके काम आ भी जाएगी, गुरमुखी पढ़ लेगा तो काम आ भी जाएगी। स्पेनिश और फ्रेंच पढ़ के उसको क्या मिलेगा? पर वी टेक प्राइड इन सेइंग कि हमारा बच्चे को तो स्पेनिश तो धड़ाधड़ आती है, फ्रेंच धड़ाधड़ आती है। और अब जनरली मिडिल क्लास की मेंटेलिटी देखेंगे, मैं दिल्ली की तो मिडिल क्लास की अच्छे तरीके से जानता हूँ, किताब भी लिख सकता हूँ। आप पढ़ेंगे ना, आप उनको कोई भी लेडी खड़ी होगी ना, वो कहेगी मेरा बच्चा इंग्लिश में तो 100 में से 90 नंबर लाया, मैथमेटिक्स में पूरे, उसमें पूरे, पर हिंदी में फेल हो गया। उसको ये चीज कहने में बड़ा उसको गर्व महसूस होता है कि मेरे बच्चे को पश्चिमी सभ्यता पूरी अच्छी तरीके से आती है पर अपनी भाषा नहीं आती। जनरली आप देखेंगे, आप किसी से बात करेंगे ना मिडिल क्लास वाले से, वो ये कहेगा इसको हिंदी में फेल हो गया, और बड़ा हंस के कहेंगे कि हिंदी में फेल हो गया। तो ये गुलामी का लक्षण नहीं तो क्या है? मतलब हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़े। पढ़ना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर आप अपनी सभ्यता को डिग्रेड कर रहे हो, वो अच्छी बात नहीं। आप देखें कितने लोग हैं यूके के, कितने लोग हैं यूएसए के, कितने लोग हैं यूरोप के जो इंडिया में आके रहते हैं? बहुत कम। कोई भी अपने देश को, कोई भी नहीं चाहेगा अपने देश को छोड़ के जाना। हिंदुस्तानी क्यों चाहते हैं कि हम देश छोड़ के जाएं? क्योंकि उनको बाहर की चीज तो सब अच्छी लगती है। बेशक एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू है, अरे यार एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू, तुम अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो जी। तुम्हें कुछ चिंता ही नहीं है भाई। जो हमारा कल्चर था, ये बेसिक हमारा कल्चर था कि माँ बाप की सेवा करना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं, श्रवण कुमार के एग्जाम्पल हैं, राम के हैं, भगवान राम के, कि मतलब जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ वो कर दिया। पर हमें जाना है, बाहर जाना है। वो मजेदार बात यह है कि अगर उसको इंडिया में अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, बाहर जा रहा है तो वहां पे उसको 1 लाख से कम मिल रही है, पर फिर भी वो बाहर जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर में एकदम सुपीरियोरिटी है। हमारे इंडिया की तो हर एक चीज घटी है, और नहीं तो पोल्यूशन को गाली निकालेंगे, और जो चीज होगी ना, नीचे कूड़ा फेंका हुआ उसको गाली निकालेंगे। उनको अपनी हर एक चीज वो नेगेटिव उसमें वो लगती है। तो वही अगर इनमें पॉजिटिविटी आ जाए, अब पॉजिटिविटी आ जाए, उनको ये लग जाए कि मेरा भारत महान, जो इंडिया का स्लोगन है, एक बार ये आ जाएगा तो बहुत, मैं कहता हूँ आप इतना कुछ कर सकते हो। हमारे यहाँ जादू मंत्र वगैरह हमारे यहाँ पे है। किसी जगह बता दो मंत्र वगैरह जाप करने से जिसमें कहते हैं कि पीस मिलती है, जिसमें कि आप गॉड से आपकी अटैचमेंट होती है, किस जगह है ऐसे? सारे वेद ग्रंथ सारे यहीं पे, और महापुरुष यहाँ पैदा हुए जी। काफी सारे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनको इस चीज का प्राइड लेना चाहिए। पर क्योंकि उस कम्प्लेक्स की वजह से गवर्नमेंट्स ने हमारे में ऐसा कम्प्लेक्स भर दिया है कि भैया तुम्हारी संस्कृति 3rd क्लास है, जितना तुम बाहर से जाओगे तो उतना तुम ऊंचे समझे जाओगे। और एक पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि अगर आपका बच्चा इवन बांग्लादेश में पढ़ रहा है ना, या यूक्रेन में पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए रशिया में जा रहे हैं, जबकि उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है हमारे जो हमारे इंडिया का है, तो वो बड़े गर्व से कहेगा कि मेरा बेटा जो है बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। अरे यार तुम क्या करते हो? अपनी तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवा लो, किसी उसमें करवा लो, जितना पैसा आपने ढाका उसमें खर्च किया उतना आपका ये इंडिया से हो जाएगा। पर उनको ये है कि हमारा बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, वो एक मेंटालिटी कॉम्प्लेक्स है। इवन मुझसे भी कोई पॉडकास्ट में से पूछता है आप इंग्लिश में क्यों नहीं पूछते क्वेश्चंस, तो मेरा जवाब भी होता है कि मैं इंग्लिश इसीलिए नहीं बोलती, मतलब कि मुझे आती नहीं है, दैट इज नॉट द रीजन। मुझे हिंदी बोलने में शर्म नहीं आती। बहुत अच्छी बात कही आपने
कि बहुत अगर इफ आई एम बोर्न हियर तो मैं बोलूंगी ना, प्रॉब्लम क्या है? हिंदी वर्ड्स, हमने आजकल हिंदी वर्ड्स को यूज करना इतनी बड़ी वो चीज बना ली है कि अरे इसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, अरे ये तो बहुत नॉर्मल है यार, इसको नॉर्मलाइज कर दो, इतना इंग्लिश मत करो। तो ज्यादातर मैं आपको बताऊं, हमने ट्रेनिंग में सीखा है कि कोई अगर आदमी जिसको अपनी भाषा आती है और वो अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं चीट छुपा हुआ है। फ्रॉड, वो मतलब फ्रॉडस्टर है या उसमें चीट छुपा हुआ है। ये आप ऐसे मतलब क्रिमिनल्स को ऐसे देखते हो? हाँ, ये आप नहीं, क्रिमिनल्स को भी ऐसे देखते हैं, और आप बाहर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप रहते हो। हाँ जी। आप अगर देखो ना कि कोई आदमी आपसे ना, आपको पता है ये हिंदी का बैकग्राउंड है या पंजाबी का बैकग्राउंड है, पर वो आपसे दबादब अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और इम्प्रेस करने की कोशिश कौन करता है? जो खोखला होता है, जिसने कि आपसे कुछ एडवांटेज लेनी है, तो वो करता है। तो ये ऐसी हमारे यहाँ भरमार है। तो हम जब तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व महसूस नहीं करेंगे, तो हम जो चाहते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड में 2047 तक हम कह रहे हैं कि हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए, तो उसमें बड़ी मुश्किल आएंगी, अनलेस कि हमें अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर प्राउड फील नहीं होगा। सर, आप इतनी पोलाइटली बात करते हो, आपसे बात करके तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी जेलर से बात कर रही हूँ। आपने, आई एम श्योर, शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में असरानी जी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था जेलर का, जिसमें उनका बार बार एक डायलॉग था कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, विच इम्प्लाइड कि हम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं, और रोब से एक उनका वो था, वो रोब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैदियों को डरना चाहिए। तो एक्चुअल में मतलब आप भी वैसे ही स्ट्रिक्ट थे जब आप सर्व कर रहे थे? हर एक जगह, हर एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए रूल्स बने हुए होते हैं। खासकर जो यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं, हर एक के, जैसे दिल्ली है, दिल्ली प्रिजन एक्ट बना हुआ है, दिल्ली प्रिजन मैनुअल है, तो आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए जो रूल्स लिखे। मैं स्ट्रिक्ट था रूल्स की एनफोर्समेंट के लिए, ओके, पर एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट नहीं था। एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट अगर आप हो गए, तो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट वही होते हैं जो कि कुछ आपसे एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं। अगर कोई चाहता है आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करना, तो वो आपको गालियां निकालेगा, वो आपको मारने की थ्रेट देगा, आपसे बदसलूकी करेगा, आपके हाथ में झाड़ू पकड़ा देगा, आपसे टॉयलेट साफ करवाएगा। तो रूल से बाहर निकल के कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखो, अगर आप ठीक तरीके से बोलते हो, जैसे आपने कहा कि मैं जेलर नहीं लगता, अगर आप पोलाइट उससे होते हो, वो पोलाइट में अपना एनफोर्समेंट करवाते हो, तो उसमें ना तो आपको टेंशन होती है, ना उधर टेंशन होती है। मैं आपको बताऊं, जब मैं नया नया जेल में आया था, तो हमारे यहाँ नंबरदारी सिस्टम होता था। नंबरदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो खासकर लाइफ कन्विक्ट होते थे, उनको नंबरदार बनाते थे। नंबरदार मतलब कि आपको पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दिया हुआ है। ओके। तो नंबरदार होते थे। अब हम जैसे जेल में इंस्पेक्शन करने जाते थे, विजिट करने जाते थे, तो विजिट करने जाते थे तो कोई कैदी अगर हमें आंख से आंख मिला के देख लेता था ना, तो हमारे नंबरदार होते डंडों की बरसात कर देते थे। कहते तेरी हिम्मत कैसी हुई कि जेलर साहब से तूने आंख से आंख मिला के बात की। तो ये बहुत एट्रोशियस वो था। फिर धीरे धीरे जैसे होता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, मेरा जो बैकग्राउंड था बड़ा स्पिरिचुअल था। आर्य समाजी, आपने शायद नाम सुना होगा जी। तो वैदिक फिलॉसफी को वो करते हैं। तो वेदों में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक सोल हो, सोल जो कि एक परमात्मा, मतलब आप आत्मा हो जो कि परमात्मा का एक अंश है जी। ठीक है। और आप जो भी अगर आप दूसरे को का अच्छा करोगे तो आपको अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। तो दूसरे के साथ आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। ये बड़ा साफ साफ उसमें लिखा है ना।
तीसरा है सच का साथ देना, असत्य को छोड़ना। तो ये मेरी फैमिली के गाइडिंग प्रिंसिपल थे, जो हमारी पूरी फैमिली, आज भी हमारी फैमिली जो है अपने अपने फील्ड्स में काफ़ी मशहूर हैं सब, वो खाली इसीलिए हैं कि हमने वो जो हमें बेसिक फाउंडेशन जो घर से मिली थी वैदिक फिलॉसफी की, हम उसी पे चल रहे हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जेल में जैसे जाते थे उनको पिटाई लगती थी, फिर मेरे को आया एक बात कि जिसकी पिटाई लग रही है यार, ये भी तो एक सोल है, और इसको मैं जो चीज़ दे रहा हूँ आपको वही चीज़ वापस मिलेगी जी। मतलब अगर मैं आप उसको किसी को प्यार दोगे तो लव, कहते हैं ना, लव बिगेट्स लव। इसी तरीके से अगर आप किसी को नफरत देंगे आपको नफरत मिलेगी। तो मैंने जब ये वाला एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया कि सबको प्यार से बात करना, सबको इंसान समझना, जब ये शुरू किया तो हम मानेंगे नहीं कि जेल की मैनेजमेंट इतनी सुधर गई थी। जब आप प्रिजनर से बात कर रहे हो, एक दोस्त समझ के बात कर रहे हो, पहले हम प्रिजनर को दुश्मन समझते थे, तो जब दोस्त समझ के समझना शुरू किया तो वो हमारी बात को, हमारी वाइब्रेशंस को एकदम कैच कर लेते, तो उनको पता होता था ये अफसर क्या चाहता है, और उसी तरीके से जेल चलती थी। आप अगर मारपिटाई करते, मारपिटाई कौन करते हैं, हमने मारपिटाई को बिल्कुल बैन किया हुआ था जेल में। हमने जब किरण बेदी जब आईजी प्रिजन थी तो हमने एक ऑर्डर किया था कि किसी प्रिजनर को कोई स्टाफ वाला हाथ नहीं लगाएगा, बीटिंग नहीं करेगा। सिर्फ जो सेल्फ डिफेंस में कोई आप कर सकते हो, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी। जब हमने किया तो सारा हमारा स्टाफ जो है इकट्ठा होके आ गया कि आपने कैसा ऑर्डर पास कर दिया कि हम बीटिंग नहीं कर सकते, हम लोग जेल ही नहीं चलाएंगे, जेल चला ही नहीं सकते हम बिना बीटिंग के। तो फिर आईजी ने उनको समझाया कि आप अपने दिल से पूछो कि आप बीटिंग किसकी करते हो। आप बीटिंग करते हो या तो किसी गरीब आदमी की जी, जिसके ऊपर हर कोई अपना वार चला जाता है, या करते हो पैसे वाले की, ताकि आपका एपरेंट मोटिव होता है उससे पैसे एक्सटॉर्ट करना। आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी गैंगस्टर को मारा है, बताओ। तो सभी अपना समझ गए कि आईजी जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर हम बीटिंग करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा, और एक्शन हमने कई केसों में लिया भी। ओके। तो इसलिए जितना आप पोलाइटली बात करोगे तो वो भी आपसे पोलाइटली बात करेंगे, इसी को रिफॉर्म कहते हैं। तो ये सुधार आपने किरण बेदी जी के साथ, हाँ, इसी को सुधार कहते हो। किरण बेदी 2 साल रही, उसके बाद दूसरे भी रहे, तो हमने इस चीज को एनफोर्स करके रखा। किसी ने आपका वो विरोध नहीं किया इस बात को लेकर? मैंने बताया आपको, सारे इकट्ठे हो गए थे कि हम जेल नहीं चला पाएंगे ये, तो उसका नतीजा ये भी होता था कि जब आप एनफोर्स करते थे इस बात को, प्रिजनर से बिल्कुल ऐसे बात करते थे, प्यार से बात करते थे, तो स्टाफ वाले यही कहना शुरू कर दिया कि आप तो प्रिजनर की सुनोगे, आप हमारी तो सुनोगे नहीं। अरे भैया, मैं गलत बात क्यों सुनूं? और जब आपका ये है कि आपने किसी से ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा आपने किसी से कोई और वास्ता ही नहीं रखना जी, तो नेचुरली आप अनपॉपुलर तो होगे। तो मैं भी काफी अनपॉपुलर था, पर ये जो मेरी ड्यूटीज हैं उसके ऑनेस्टली निभाने का ये था कि आप अनपॉपुलर होगे। जो जितने आप जनरली आप देखोगे जो लोग पॉपुलर होते हैं बड़े करप्ट होते हैं। जो उसकी जो आप अनड्यू किसी की डिमांड है उसको मान रहे हो, या आप कहते हो कि हम खुद भी लूटो हमें भी लूटने दो, तो वो वाली उसमें वो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं जी। तो अगर आपने पॉपुलर होना है, वो करना है, वो तो फिर आप अपनी आत्मा को मार रहे हो और एक पाप कमा रहे हो। अगर आप अनपॉपुलर और रूल्स के हिसाब से चल रहे हो, अपनी आत्मा के हिसाब से चल रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो एक आप अच्छे कर्म जो है अपने जोड़ रहे हो। सर, यूजुअली पुलिस में जो कोई होता है उनके प्रोफेशन में वो लोग काफ़ी रोब से बात करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं नेसेसरी भी होता होगा डिसिप्लिन रखने के लिए, कभी आपको रूडली बात करनी भी पड़ती होगी, दैट आई अग्री विद। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स आए, कोई गैंगस्टर आया, कोई पैसे वाला नेता आया, कोई एक्टर आया जेल में, तब पुलिस वाले थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं बात करने में। हाँ, वो आप देखो, पुलिस वालों को देखोगे आप,
पुलिस वाले काफ़ी रूडली बात करते हैं एक आम आदमी से। वही पैसे वाला आएगा, उसको चाय पिला रहे हैं और एफआईआर भी बैठे लिख रहे हैं। वही पॉलिटिशियन आएगा, उसके साथ टोटली चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे एक जैसा व्यवहार करो। और अगर आप सबसे एक जैसा व्यवहार करते हो तो इट इज बाउंड टू बी यू विल बी अनपॉपुलर एंड जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं दे विल नेवर बिलीव यू। और ये जितने भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है? हाई प्रोफाइल जो आप अगर गैंगस्टर्स वगैरह की बात कर रहे हैं या पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, तो हर एक की अलग अलग समझ होती है। बहुत सारे जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, वो जेल को अपना दूसरा घर समझते हैं। कभी भी जैसे अपने घर में कोई खुराफात नहीं करता, वैसे वो जेल में भी खुराफात नहीं करते और जेल वाले को अपना माई बाप समझते हैं और सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें बस सेफली रखो यहाँ पे, चुपचाप। हाँ, पर जो कई ऐसे होते हैं कि खोखले बंदे होते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। जो खोखले हो गए, जिनकी कोई वैल्यू से है ही नहीं, जिनको खाली पैसा ही उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी और चीज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये लोग डिसिप्लिन की काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनका काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना। एज ए जेलर आपका काम है कि उसका जो है रूल्स के हिसाब से उसका न्यूट्रलाइज करना। ये आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं अंदर? हाँ, बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गैंग वार होते हैं जेल में। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मर्डर हो गया जेल के अंदर। तो ये होता है, सीरियस इंजरीज भी होती हैं, तो मर्डर भी हो जाता है। तो ये होता है, पर जेल जैसी जगह है तो उसमें ये वाली चीज़ तो होगी। पर सर वेपन्स कहाँ से लाएंगे? मर्डर कैसे कर देगा कोई? देखिए, वेपन्स जो हैं ये जनरली इम्प्रोवाइज्ड वेपन होते हैं। कोई ये नहीं मर्डर की बंदूक वगैरह से करते हैं, किसी और चीज़ से करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे जेल में जो आयरन होता है, आयरन ग्रिल्स हैं, आयरन की बहुत चीज़ें होती हैं। आप लगाएं कि जेल पे सीमेंट और आयरन मैक्सिमम लगता है। तो आयरन की कोई ग्रिल तोड़ ली, ग्रिल को काट लिया, उसको काट के उसको आपने थोड़ा सा नीचे वो उसको नोकीला किया, तो आपका वेपन बन गया। उससे आप अटैक करो। आपने ईंट उठाई, ईंट के बीच में जो है एक खांचे बना दिए और हीटर की तार आपने बाहर से मंगवा ली, वो आपका हीटर बन गया। सब चीज़ें जो हैं, मतलब जो है ये प्रिजनर्स की जो एक हर एक में देखें होता है कि जो एक खासियत तो होती है, एक टेक्निकलिटी तो हर एक उसमें दिमाग में होती है। तो कई लोग होते हैं जो खोखले प्रिजनर होते हैं, वो उन टेक्निकलिटीज का इस्तेमाल करते हैं जेल रूल्स को वायलेट करने में। क्यों, क्या मोटिव होता है? मोटिव होते हैं, इसको कहते हैं कि सैडिस्टिक प्लेयर। एक आदमी क्रिमिनल क्यों बनता है? क्योंकि वो उसको होता है कि ये बंदा मेरे से आगे क्यों निकल गया, या उसको दुखी, उनको अपने जो परमात्मा ने दिया हुआ है उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनको जो है पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है, तो उससे दिक्कत है, दुखी रहते हैं। परमात्मा ने आपको दिया, परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर रहे, आप परमात्मा को उल्टा कोस रहे हो कि परमात्मा उन्होंने मेरे पड़ोसी को तो इतना ज़्यादा दे दिया, मेरी कार छोटी है उसकी कार बड़ी है, मेरी कोठी छोटी है उसकी कोठी बड़ी है। तो ये अनग्रेटफुलनेस है। तो इसी से जो है आप देखेंगे कि जब ये चीज़ होती है, नेगेटिव माइंडसेट होता है, उसी से क्राइम का माहौल बनता है और क्राइम कमिट होता है। आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्रिमिनल हाईली अग्रेसिव हो गया हो टुवर्ड्स कोई पुलिसमैन? हाँ, नहीं, ऐसा होता रहता है कि किसी का आदमी का जो है अगर बहुत देर से धंधा चल रहा है जेल के अंदर, एक्सटॉर्शन का धंधा चल रहा है, तो जैसे आप उसको रोकोगे तो आपके अगेंस्ट वो एग्रेसिव होगा ही होगा, क्योंकि उसकी आप बिल्कुल जो इनकम जो है बंद कर रहे हो, जो गलत तरीके से कमा रहा था वो।
एग्रेसिव होगा, वो आपको धमकी भी देगा, गालियाँ भी निकालेगा, हो सका तो आपको परिवार को धमकाने की कोशिश करेगा। तो ये होता रहता है। ये अगर आप जेल की नौकरी कर रहे हो तो ये तो आम बात है, कॉन्सिक्वेंसेस है। आम बात है। हाँ, प्रोफेशनल आप कह लें कि ये प्रोफेशनल लायबिलिटी है। सर, ये गैंगस्टर्स जब एंटर करते हैं जेल में, अपने ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं? हाँ, देखें क्या होता है कि गैंगस्टर कोई भी आया है जेल में तो इनके ग्रुप तो बाहर से भी होते हैं, बहुतों के तो बाहर से भी होते हैं। बाहर तो चलो ऑपरेट हो रही है। हाँ, तो जेल में जब ये आते हैं तो इनको लगता है कि जो ये एक पर्टिकुलर प्रिजनर है जी। उसका फिजिक वगैरह उनको बिल्कुल सूट करता है, दिलेर है, गाली अच्छा। निकालने में दिलेर है। तो ये किसी की पर्सनालिटी पसंद आ गई। हाँ, पर्सनैलिटी पसंद आ गई, प्लस ये पता लग गया कि ये पैसे, इसकी क्या ज़रूरत है। ओके। तो वो क्या करेंगे कि उसको धीरे धीरे कल्टीवेट करेंगे, उसको मिलेंगे, उसको फिर कहेंगे कि हाँ तेरी बेल नहीं हो रही, चल तेरी बेल हम करवा देते हैं। जब बेल उसकी करवा देंगे तो वो तो नेचुरली इनका फिर आगे बाहर जब जाएगा तो इनका गुर्गा बन के रहेगा, है ना। तो जेल में सबसे पहली ड्यूटी जो जेलर की होती है वो ये होती है कि जो हैबिचुअल प्रिजनर है, चाहे गैंगस्टर प्रिजनर, सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर है, उनको आप आम प्रिजनर से दूर करके रखो। तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं उनको जो है सेपरेट वार्ड्स में रखा जाता है और दूसरे लोग होते हैं उनको अलग रखा जाता है। जैसे अगर मैं तिहाड़ की बात करूं तो इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वार्ड है जिसको मुलाजा वार्ड कहते हैं। ओके। फिर मीडियम सिक्योरिटी वार्ड है जिसमें कि जिसको 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा हो गए जेल में तो उनको रखते हैं। वो फिर हाई सिक्योरिटी वार्ड है जिसमें कि गैंगस्टर्स और ये सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर होते हैं, टेररिस्ट हो गए, उनको वहाँ रखते हैं। अच्छा, और वहाँ राउंड दी क्लॉक जो है वहाँ सर्विलेंस होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं और राउंड दी क्लॉक उनकी गार्डिंग होती है। सर, आपके एक्सपीरियंस में कभी आपको पर्सनली धमकी मिली है? कई बार मिली है और धमकी भी ऐसे बड़े जो गंदे गैंगस्टर्स होते हैं उनसे मिली है। एक बार मुझे धमकी मिली थी, ये छोटा राजन करके एक वो है, वो जेल में आया था। छोटा राजन, आप हाँ, छोटा राजन से मुलाकात हुई थी। तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें बम्बईया लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई थी कि तुम कब तक जो है उसको बचा लोगे, मैं जेल में आऊँगा, जेल के अंदर आके उसको मार के जाऊँगा। तो नीचे फिर मैंने नाम पढ़ा, मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटे ज़रा इसको पढ़िए, मेरे को आया कहाँ से ये देख। उसने फिर उसको जो है उसका वो जिस नंबर से आया था उसको ट्रू कॉलर पे लगाया तो पता लगा हाजी छोटा शकील। तो कहती पापा किसी हाजी छोटा शकील से आया। तो मैं समझ गया ये हाजी छोटा शकील कौन है, जो दाऊद इब्राहिम का जो है। जी जी। तो फिर मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, सब कुछ किया, वो आगे कार्रवाई है वो अपनी चलती रही। तो धमकियाँ मिलती रही। अगर आप जेल की नौकरी कर रहे हो और आप ठीक काम कर रहे हो तो आपको धमकी मिलेगी। देखें क्या होता है कि जो करप्ट एलिमेंट होते हैं वो लोग जैसे देखते हैं ना, ठीक घर का कोई बंदा जेल में आ गया, उससे पूछेंगे तू कहाँ का है, वो कहेगा जी मैं बुलंदशहर का हूँ। ऐसे एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छा बुलंदशहर में तू उसको जानता है कि हाँ वो तो मेरा मौसा लगे, कि अरे मैं उसका वो मुझे भी जानता है, ये है वो है। मतलब एक अपनी फेमिलियरिटी पैदा कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, फेमिलियरिटी पैदा करके फिर उनको कहेंगे तेरे को जेल में कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मिलियो। ओके। कोई ये नहीं कि वो सोशल सर्विस कर रहे हैं जेल में क्या के। फिर उनके जो घर वाले हैं, जो प्रिजनर हैं, उसके घर वाले जो है स्टाफ के घर पे आना शुरू कर देंगे, मोटे मोटे गिफ्ट लाएंगे, पैसे देंगे, सब कुछ करेंगे। ये अनड्यू कन्वाइवेंस दोनों की शुरू हो जाती है। तो इसी से मतलब जेल का डिसिप्लिन जो है बिगड़ता है। मोबाइल भी ला के दे देंगे, ड्रग्स भी ला के दे देंगे, जो चीज़ है उसको ला के दे देंगे और उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है। और जब कोई और बंदा देख रहा होगा कि ये इतनी चीज़ें दे रहे हैं, उसको ये कहेगा ये मेरे फूफा का लड़का है या मेरे बुआ का लड़का है, ये वो ऐसे अपनी रिश्तेदारी उसके साथ दिखा देंगे और अंदर से वो पैसे के लिए उनकी अनड्यू वो रिलेशनशिप बनी हुई है।
हम्म। आपने सेपरेशन की बात की थी कि क्रिमिनल्स को अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं, बट जैसे मूवीज़ और अगेन सीरीज़ की बात करूँगी, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी छोटा मोटा किसी ने क्राइम किया, वो जेल में गया, उसका जेल में जाने का मोटिव कुछ और था कि हो सकता है उसका लीडर, गैंग लीडर या कोई इम्पोर्टेंट मेंबर अंदर गया और उसको कोई मैसेज देना है, तो ये होता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये तो लीगली परमिसिबल है, हम्म। लीगली परमिसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें क्या होता है कि 16 जेलें हैं, हम्म। तो दिल्ली में काफ़ी सारे गैंगस्टर आजकल पैदा हो गए हैं, बहुत गैंगस्टर हो गए हैं। मेन है रुपया पैसा लालच, जिससे कि वो आ, किसका पैसा ज़्यादा है, तो आपस में कंपटीशन में जो है वो पैसे की होड़ में गैंग बन गए, डिफरेंट बहुत सारे गैंग हैं। तो उनका क्या है कि जैसे ही आते हैं तो हमारा लॉ ये कहता है कि पुलिस जो है बताएगी आपको ये इस गैंग से बिलोंग करता है। तो ओके। इसलिए जो एक गैंग के लोग होते हैं उनको एक ही जेल में रखते हैं, जो अपोजिट गैंग होते हैं उनको अलग जेल में रखना होता है। तो वो आपस में मिलते नहीं है एक दूसरे से। अपोजिट गैंग वाले, अगर आपकी जेल ही एक ही है तो फिर हम्म। तो आपकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि उनको अलग अलग वार्ड्स में रखना, ताकि आपस में मिले अच्छा। नहीं। पर अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे दिल्ली में ऑप्शन है 16 जेलें हैं, हम्म। तो आप अपोजिट गैंग को जो है अलग अलग जेलों में रखेंगे, ताकि जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और कोई भी ऐसा एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस ना करे। ओके, वो किसी भी मीन्स में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते। कोशिश होती है जेलर की, पर कई बार क्या होता है जेलर को पुलिस से इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती कि ये अच्छा। बंदा कौन से गैंग का है, तो कई बार वो अपोजिट गैंग के साथ उसको रख देते हैं और फिर उसका मर्डर भी हो सकता है जेल के अंदर, हम्म। पिटाई भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और सर मोबाइल फोन्स ये अंदर कैसे यूज़ करते हैं, इतने क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके, आपने कौन कौन से तरीके देखे हैं कि जिससे मोबाइल फोन्स छुपा लेते हैं। हाँ देखिए, मोबाइल जो होते हैं, मैंने आपको जो कास्टिज्म की बात कही है ना, सबसे ये बहुत ही एक गंभीर वो है, वायलेशन है कि हम कोई कास्ट का बंदा जेल में आ गया, उसने सपोज 10 मर्डर किए में, तो हम जेल वाला स्टाफ भी उसको अपना वो मान लेता है कि ये तो हमारा लीडर है, इसने दूसरी जात वालों को मारा है, इतना किया, तो ये हमारा लीडर है। एक तो इसको कहते हैं अनड्यू कनाइवेंस, एक तो अनड्यू कनाइवेंस से जाते हैं। दूसरा तरीका है कि नाइजीरियन प्रिजनर जो होते हैं, नाइजीरियन या अफ्रीकन, उनका फिजिक जो है बहुत लंबा चौड़ा होता है। आप खड़े होगे उनके आगे तो आप तो हट्टे-कट्टे लगोगे, होते हैं। हाँ आप बच्चे लगोगे उनके आगे, और वो जो है आपके आगे रावण की तरह खड़ा होगा, 6-7 फीट ऊंचा है। और तो ये लोग प्राइवेट पार्ट्स में जो है मोबाइल लेके जाते हैं अंदर, मतलब आप जितनी मर्जी सर्च कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ तो अंदर पहुंच ही जाती है। तीसरा मोड है कि खाने की चीज़ें जो आती हैं, अब तो खाने की चीज़ें बाहर से बिल्कुल बंद कर दी हैं। पहले खाने की चीज़ें आती थी, जैसे मैं आपको एक बताऊं बात, कि एक ये बात है सन 90 की, तो उसमें एक प्रिजनर आया, मुझे कहने का जी मुझे शुगर है, तो मैंने जामुन लेने हैं बाहर से, तो जामुन मैं ले लूं, मैंने अलाउ कर दिया, क्योंकि जामुन को कहते हैं कि शुगर, जी शुगर में खाना। तो 1-1.5 किलो जामुन उसने कहे, तो वो लेके जा रहा था अंदर, तो हमारे सिक्योरिटी वाले को थोड़ा शक पड़ा कि जामुन सारे के जो है बड़े सख्त है। ओके। तो फिर उन जामुन को जब उसने देखा, दबाया जोर से, तो उसमें देखा कि बीच में स्क्रू लगा हुआ था, और स्क्रू के बीच में कैविटी थी, और कैविटी में स्मैक थी, ड्रग। ओके। तो वो थी। अब क्या है, बाहर से उनकी घर से आए पराठे आए, पराठे की लेयर में जो है करेंसी नोट छुपे हुए हैं, वो प्रोहिबिटेड होते हैं, या ड्रग्स छुपी हुई हैं, या नॉनवेज हम अलाउ नहीं करते जेल के अंदर, नॉनवेज की सब्जी आ गई। ओके। तो अब एक और तरीका है कि बाहर से थ्रो करते हैं। हमारा जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जेल जो है, जो म्यूनिसिपल लिमिट जो होती है सिटी की, उससे बाहर होंगी। आप देखें, जब तिहाड़ जेल भी बनी थी 1958 में बनी थी, तो उस समय ये जो एरिया है, जो हरिनगर एरिया है,
ये म्युनिसिपल लिमिट से बाहर था। ओके। और इसको बनाया इसलिए था, एक तो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है, दूसरा जो है दिल्ली कैंट इसके कैंटोनमेंट पास है बिल्कुल। तो जेलें जनरली कैंटोनमेंट के पास या म्युनिसिपल लिमिट के बाहर ही बनाई जाती। और अब देखो क्या हो गया है कि बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अगर आप दिल्ली का नक्शा देखेंगे जी। तो आपका तिहाड़ जेल, मुझे लगता है उसको सेंट्रल जेल भी कहते हैं, और सेंटर आप दिल्ली होगी, जी। बिल्कुल सेंटर में आ गई। तो उसमें क्या होता है कि अब इतनी ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हो गया सब तरफ से, इतना डेवलप हो गया, सब इतनी बड़ी बड़ी लोकेलिटी बन गई। अब क्या करते हैं कि जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं, या जेल स्टाफ है या बाहर के लोग हैं, थ्रो करते हैं वहाँ से। मोबाइल फ़ोन थ्रो करेंगे, ड्रग्स थ्रो करेंगे, करेंसी नोट्स थ्रो करेंगे, और अंदर उनकी मिली भगत होती है स्टाफ के साथ। तो उनको पता होता है इस टाइम पे ये स्टाफ वाला जो है ड्यूटी पे है, तो थ्रो करेंगे, वो ड्यूटी वाला उठा के जिसको पहुंचाना है पहुंचा देगा। एक बीड़ी का बंडल जो बाहर 5 रुपए का होता है, वो जेल में 500 रुपए तक का बिक सकता है। तो हमारे कई सारे जो स्टाफ वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल केस इस बात के चल रहे होते हैं कि बीड़ी को स्मगल कर रहा था, तंबाकू को स्मगल कर रहा था। एक खैनी का पैकेट जो बाहर 1 रुपए का होता है, वो 100 रुपए तक का, 200 रुपए तक का जेल के अंदर बिक सकता है। पर सर आपके टाइम तो सीसीटीवीज नहीं थे। नहीं, सीसीटीवी तो बहुत पहले आ गए थे। तो सीसीटीवीज के बाद भी ये सब चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी जो होते हैं एक डायरेक्शन में काम करता है, लिमिटेशन होती है सीसीटीवी की। सीसीटीवी हर एक चीज कवर नहीं कर लेते। अगर आप कोई चीज ड्रग्स को अंदर लेके जा रहे हैं, आपने प्राइवेट पार्ट्स में छुपाई हुई है, तो सीसीटीवी क्या कर लेगा उसमें। तो सीसीटीवी की लिमिटेशन होती, फिर उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत टाइम मांगती है, बहुत एनर्जी मांगती है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोर्ट हमें कहती है कि सीसीटीवी फुटेज भेजो, तो हमारे यहाँ ये कह देते हैं कि ये सीसीटीवी खराब था उसका, तो इसलिए फुटेज अवेलेबल नहीं है। सर तिहाड़ जेल के अब जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कैदियों से काम करवाते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो बाहर अब अवेलेबल हैं। ये कब से शुरू हुआ? ये जो प्रोडक्ट बाहर बेचने शुरू किए थे, ये आई थिंक इट वाज इन ईयर, यू कैन से इन ईयर 2000, जब हमने बाहर बेचने शुरू किया। आपको इस पे भी मज़ेदार बात बताता हूँ क्यों बेचने शुरू किया। आपने एक नाम सुना होगा, एक शख्स का नाम सुना होगा जिसने कि जैसिका लाल का मर्डर किया था। नहीं, मैंने नहीं सुना। मनु शर्मा का नाम नहीं सुना? नहीं। अच्छा, एक मनु शर्मा करके शख्स था। ओके। तो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से वो बिलोंग करता था। तो जेल में हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, नमकीन्स वगैरह बिकते थे। तो उसने 2001-2002 के आसपास जो है, उसने कहा कि सर आप प्रोडक्ट तो इतने बना रहे हो, अब इनको अपने आउटलेट भी करो कि पब्लिक एक आए उसको खरीद सके। पहले बन के अंदर ही बिक रहा था। पहले बन के अंदर ही बिक रहा था। फिर उसने कहा कि इसको बाहर भी लेके जाओ। जितने माल्स वगैरह कल्चर आया था 2000 के आसपास, जो है दिल्ली में माल्स का कल्चर आया, उसने कहा कि आप माल्स वगैरह में भी अपने एक आउटलेट खोलो और इनको बेचो। ये मनु शर्मा की एडवाइस थी। तो हमने फिर ये जेल के बाहर भी आउटलेट बनाए, माल्स वगैरह में भी किया। एक उसको फिर एक स्टेप और आगे मैं लेके गया कि हमने कोर्ट कम्प्लेक्स जितने थे, अब जैसे इस टाइम 8 कोर्ट कम्प्लेक्स हैं दिल्ली में, हर एक कोर्ट कम्प्लेक्स में हमने एक अपना आउटलेट खोल दिया। अब जजेस जो हैं या वकील हैं, जिनको पहले होता था कि जेल में तो क्रिमिनल रहते हैं और कोई पॉजिटिव काम नहीं करते, जब उन्होंने इनके बनाए हुए ब्रेड खाने शुरू की, बिस्किट खाने शुरू किए, बस्ते लेने शुरू किए, कपड़े लेने शुरू किए, तो उनका एक परसेप्शन जो जेल के बारे में, कैदियों के बारे में, वो चेंज हो गया। तो उससे हमें मतलब डबल फायदा हुआ। जो कोर्ट्स पहले हमें कहती थी कि आप जेल में क्राइम रेट बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो,
उन्होंने जब देखा कि जेल में ऐसी अच्छी चीज़ें जो है बनती हैं, जो उनके कोर्ट के उसमें बिक रही है, तो जहाँ रोज नोटिस इशू होते थे जेल वालों को कोर्ट की तरफ से, वो ड्रास्टिकली वो कम हो गए, क्योंकि उनको पता लगा कि जेल में तो इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। बुरे लोग तो सब जगह होते हैं जी। पर जब अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे लोग भी हैं। तो उन्होंने जेल सुप्रीम को, जो पहले बात में नोटिस इशू करते थे, वो उसको नोटिस इशू करना बंद कर दिया। और उससे एम्प्लॉयमेंट भी इनकरेज हुई अंदर। बिल्कुल। जब आपका जितना सामान आप खरीदोगे जेल का, उतनी एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा अंदर दे सकते हैं, उतने कैदियों को ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकते हैं, और उतनी अपनी एक हम गुडविल जो है एक जनरेट कर रहे हैं। सर, आपने मेंशन किया था कि आपने किरण बेदी जी के साथ काम किया, तो अब हम सुधार की बातें कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, और उनका नाम मेंशन ना करें तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एक टाइम था जब व्हेन शी वाज इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो उनका नाम किरण बेदी की जगह क्रेन बेदी कर दिया था, बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्टली काम करती थी। तो आपने उनके साथ मिलकर, मतलब आप मुझे शॉर्ट में बता दो कि उनके साथ मिलकर आपने क्या क्या ऐसे सुधार करने की कोशिश की जो कुछ सक्सेसफुल हो गए, या कुछ आज तक आप ये समझते हो कि उस टाइम नहीं हुआ लेकिन जंग अभी भी चल रही है? देखिए क्या है कि जो सबसे बड़ी बात जो किरण बेदी ने की थी, जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो जनरली अफसरों की ये एक टेंडेंसी होती है कि अपने बड़े बड़े ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, सब सुविधाएं ली हुई हैं, पर उनको मिल नहीं सकता कोई भी। ज़्यादातर आप IAPS IAS अफसर देखेंगे, उनसे आम पब्लिक मिल नहीं सकती। इतने बड़े बड़े पहरे जो उन्होंने बाहर खड़े किए होते हैं, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो मिलने का टाइम होता है 12 से 1, हर एक उसका ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, पर कोई मिलता नहीं। फिर पब्लिक भी नहीं आती, उनको पता है कि इन्होंने मिलना तो है नहीं। वो कहेंगे साहब मीटिंग में है, साहब बाहर गए हुए हैं, ये गए हुए। उसने जो कंसेप्ट शुरू किया, पहले तो ये है कि उसने ऑफिस, उसके जितनी देर ऑफिस बैठती थी वो, उनके ऑफिस के दरवाजे खुले हुए होते थे, कोई बार ऑर्डरली नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी आए अपनी समस्या लेके आए और वो जाके उनको करे, और समस्या का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता था। और आपको हैरानी होगी सुन के कि बहुत सारे लोग आते थे जो कहते थे जो मैं बैंक से लोन चाहिए, बैंक लोन नहीं दे रहा या हमारे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करवा दो। बहुत सारे, वो उनको भी ओबलाइज करती थी। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि उनकी लीडरशिप। दूसरा उनका था कि एंड प्रोडक्ट जो है प्रिजनर है, मतलब जो प्रिजनर जो है रिसीविंग एंड पे होते हैं। कई लोग होते थे, उससे पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होता था कि आपने इंस्ट्रक्शन इशू कर दी, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं था, लोअर स्टाफ है उनको पता ही नहीं होता था कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। उसका नतीजा ये होता था कि जेल के अंदर बहुत वायलेशन होते थे। और जब बहुत अखबार में छप जाता था, तब इनको सस्पेंड कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ये उस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थी। ये रोज जैसे 9 बजे ऑफिस में आती थी, तो सीधा अपने ऑफिस में ना बैठ के ये सीधा जाके जेल के अंदर जाती थी और प्रिजनर से बात करना शुरू कर देती थी। किसी भी वार्ड में घुस जाती थी और प्रिजनर से 1 to 1 उनसे पूछते। साथ में इनका एक ऑर्डरली भी होता था, तो जो समस्याएं कोई बताता था वो जो है समस्याएं नोट करता जाता था। फिर ये वहीं बैठ के उसका एक नोट बनाती थी और उसको फोटो स्टेट करवाया और उसको फौरन जेलों में भेज दिया कि आज मैं इस जेल में गई, ये समस्याएं बताई। प्रिजनर्स से पूछ के प्रिजनर से आप क्या फेस कर रहे हो। किसी ने कहा कि ये स्टाफ वाला मारता है, उसका नाम लिया तो उसका स्टाफ वाले का नाम भी लिख देती थी। उससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर टोटल इतना ज़्यादा एक पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो गलत लोग थे उनमें डर का माहौल हो गया कि अगर हम किसी के ऊपर ज्यादती करेंगे तो मैडम को बता देगा। तो वो डर के मारे काफ़ी ज़्यादा जो इंडिविजुअल जो ऑफिसर जो डिविएशन करते तो ख़त्म हुआ। तीसरी बात उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया कि जेल रिफॉर्म्स में। अब कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व किया? सपोज आप हो, पब्लिक स्पिरिटेड बंदे हो, आप पढ़ा सकते हो, और आपने किरण बेदी को कहा कि मैं प्रिजनर्स को पढ़ाना चाहती हूँ, आओ। एकदम बुला लिया। कोई स्कूल थे, बहुत सारे स्कूल थे जो कि हमारे इसमें वो थे, स्कूल के बच्चे आते थे
अच्छा। कॉपी पेंसिल स्लेट्स वगैरह लेके आते थे अपने घर से, वो जाके कैदियों को देते थे, और कैदियों को पढ़ना लिखना नहीं आता जिनको था। पढ़ना लिखना नहीं आता उनको पढ़ाते थे। ओके। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 8 से 10 का टाइम ऐसा कर दिया कि उसमें पढ़ो या पढ़ाओ, कि हर एक को पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई 90 साल का है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे नया है 18 साल का उसको भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो या पढ़ाओ, मतलब आपने उनको पढ़ा, जो चीज़ आपको आती है, जैसे 12वीं क्लास तक कोई पढ़ा हुआ है जी, तो वो अनपढ़ है उनको पढ़ा लेगा, बेसिक या MA है तो वो रीडिंग, BA वालों को पढ़ा लेगा, ऐसे मतलब सब पूरा 8 से 10 तक तो पूरा एक ऐसा होता था जैसे आप कि किसी एक एक्टिविटी है करनी हाँ है। किसी एकेडमिक सेंटर में आप आ जाते हो, बिल्कुल ऐसा लगता था। फिर कोई स्पेनिश है, कोई फ्रेंच है, कोई उर्दू पढ़ाने वाला है, क्योंकि उर्दू बड़ी पॉपुलर वो होती थी, तो उन्होंने कहा आप ये पढ़ाओ। हर कोई अपने आप को टीचर समझता था, और कोई उर्दू पढ़ा रहा है, कोई स्पेनिश पढ़ा रहा है, मतलब जिनको नीचे वो वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, एकेडमिक एजुकेशन नहीं चाहिए, वो लैंग्वेज अच्छा। भी सीख सकते थे। तीसरी बात ये कि उन्होंने ये शुरू किया, मतलब इन हाउस अपने जो कैदी थे वो दूसरे कैदी को पढ़ो और पढ़ाओ। ओके। इसके बाद उन्होंने पंचायत बनाई कि आपका खाना जो है ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों डिसाइड करेगी आज के दिन ये दाल बनेगी या ये सब्जी बनेगी। तो उन्होंने कहा कि पंचायत आपकी है, वही डिसाइड करेगी क्या दाल क्या सब्जी क्या बनाना है प्रिजनर्स की, प्रिजनर्स की, मतलब पंचायत सिस्टम उसमें बना दिया कि आप खुद ही अपने आप को लीड हाँ करो। हाँ, खुद ही अपने आप को लीड करो। ऐसी डिसिप्लिन की पंचायत बना दी उन्हीं की, उन्हीं की कि कि आप अपना डिसिप्लिन खुद इंश्योर हाँ करना है। हाँ, जैसे अब किसी उसमें जैसे पंचायत में होता है ना, मैंने वर्ड इसलिए पंचायत इस्तेमाल किया, पंचायतों में होता है कि अगर किसी ने गलत किया होता है तो उसको पंचायत के सामने पेश करते जी, हैं, सभा के सामने। यस। तो उस तरीके का सिस्टम इन्होंने यहाँ शुरू किया, डिसिप्लिन पंचायत। ऐसी इंटरव्यू पंचायत शुरू की, लीगल एड पंचायत शुरू की ना, इस तरीके हर एक चीज इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया प्रिजनर्स के ऊपर, और फिर बाद से कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लिया हर एक चीज में। अब किसी की फ्लेक्स बूट बनाने की वो है, बार फैक्ट्री है थी, अच्छा। उस टाइम मुझे याद था, तो उसको फ्लेक्स वाले को कहा कि तू जेल में आके कैदियों को सिखा, और जो काम तू बाहर उसको 100 रुपए में करवा रहा है, जेल में तेरे को 50 रुपए में हो जाएगा। खुशी खुशी आ गया वो, अपने उसके अपर शूज के जो अपर हैं वो बाहर से लाता था, नीचे जेल वाले जो है लोअर जोड़ के बड़े अच्छे शूज बन रहे थे। कोई भी काम, पेन बनाने वाले एक उसका था, उसकी पेन बनाने की फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा तू अंदर यहाँ पे आ जा, जेल में आ जा, और इनको आके पेन बनाना सिखा, और फिर अपना बाहर बेच। मतलब प्रिजनर को भी फायदा है कि उसको काम मिल रहा है, तेरे को भी फायदा है कि लोअर इनकम में जो है तू काम करवा रहा है, और फिर कम्युनिटी का एक नजरिया भी चेंज होता है, कम्युनिटी का नजरिया चेंज होता है, प्लस प्रिजनर का नजरिया चेंज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिजनर जो है दे फील हैप्पी जब वो देखते हैं कि इतनी दूर से, सपोज आप गए जेल में जी, आप जेल में उनको पढ़ा रहे हो, वो सोचते हैं यार कि हमें बाहर से ही चिंता कर रही है हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए आ रही है, अपना टाइम निकाल रही है, कुछ पैसा नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं है। तो सोसाइटी के लिए पहले जहाँ उनमें रिवेंज की भावना होती थी कि हम बाहर जाएंगे तो इसको देखेंगे, विटनेस को मारेंगे, जो भी उनकी होती थी, फिर उनमें एक दोस्ताना डेवलप हो गया, वो फिर ये रिवेंज की भावना जो है उनमें काफी हद तक, नेगेटिव फीलिंग्स हाँ भी उनके नेगेटिव अंदर फीलिंग से, काफी हद तक। वो कहते थे जब सोसाइटी हमारा इतना ध्यान रख रही है तो हम सोसाइटी का बाहर जाकर नुकसान क्यों करें। जैसे आपने बोला, हाँ मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी आपको। इससे तो मुझे यही समझ में आया कि आपने वो वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि खाली दिमाग रहने ही मत दो, हाँ हाँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान का, खुश रहो, खुशियां बांटो। यस, बिजी रहेंगे, खुश रहेंगे, अगर आप खुश रहोगे, खुशियां बांटोगे तो आपको खुशियां ही मिलेंगी, जो दोगे वो मिल जाएगा। सर, जेल में VIP ट्रीटमेंट्स होते हैं, हाँ, जिसके पास मनी है इज इक्वल टू पावर, वो जेल में राजा की तरह रह सकता है, तो ये तो ट्रू है, सब जानते हैं। आपने ऐसे कौन कौन से लोगों को देखा है जिनको प्रॉपर ऐसे VIP ट्रीटमेंट मिला है? जैसे हमने उनके बारे में सुना था शोभराज, हाँ, कि उनको कोर्ट ने परमिशन दी थी एंड देन उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया था, हाँ, मिसयूज़ किया था। तो
ये सब ट्रू है? देखिए क्या होता है, जो चीज़ बाहर होती है अंदर तो होगी होगी। अगर बाहर करप्शन है तो अंदर भी करप्शन होगी। बिल्कुल। अंदर तो उल्टा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपका सोसाइटी का गार्बेज डंप है। तो अगर बाहर है, हम पैसा देते हैं तो हमें फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलती है, तो जेल के अंदर भी वो कोशिश करते हैं कि पैसा दे के अपनी फेवरेबल ट्रीटमेंट लें, और फेवरेबल ट्रीटमेंट लेते हैं। अब आपने कहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होती है। वीआईपी ट्रीटमेंट होती है कि हर एक प्रिजनर, आम आदमी बन के कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई चाहता है, अगर पैसे वाला है तो हर कोई चाहता है कि मैं सुपीरियर रहूं, मैं अलग से रहूं, मुझे अलग से 1 रूम अपार्टमेंट जैसे होता है, उसको सेल कहते हैं। ओके। आराम से मैं सेल में रहूं, जिसमें कि अंदर ही टॉयलेट होता है, अंदर ही सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ अंदर होता है। तो उसके लिए पैसे देगा। मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी यही होती है कि हमें और आम बंदे के साथ नहीं रहना, हमने अलग रहना है। जो उन्हें अलाउड नहीं है, जस्ट जो कि उनको अलाउड नहीं है, जो लीगली उनको अलाउड नहीं। हाँ, ओके। क्योंकि सेल जो होती हैं जनरली किसी को सिक्योरिटी देने के लिए होती हैं, या तो वो सिक्योरिटी के लिए खतरा है दूसरे के लिए, ओके, या उसको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए होती हैं सेल्स। पर वो सबसे पहले आके सेल्स मांगेंगे, आपने सेल्स को आपने बेचा। दूसरी वीआईपी फैसिलिटी होती है, वो कहता है खाना मेरे घर से आ जाए। ठीक है, आप मेरे से बात करके बता भी रहे थे, पहले नाम ले रहे थे, तो वो कहेगा खाना मेरे घर से आ जाए, तो उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा। दूसरी फैसिलिटी ये होती है। तीसरी फैसिलिटी वो ये मांगता है कि मेरे घर वाले जब भी मिलने के लिए आए तो मेरी मुलाकात फेस टू फेस हो जाए। वैसे मुलाकात होती है, वैसे मुलाकात होती है, आयरन ग्रिल्स होती है, उसके पीछे होती है जी। वो चाहता है कि फेस टू फेस मुलाकात। इसके लिए मतलब ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, और भी छोटी मोटी चीजें हैं जिसके लिए वो कुछ भी, जो पैसे वाला होगा कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार होगा कि ये 3 चीजें उसको मिल जाए। टीवी एंटरटेनमेंट तो सबको मिल जाता है। तो वो ये चाहेगा कि टीवी अलग उसकी सेल में पड़ा हो। तो ये मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और भी होती हैं। कपड़े हो गए, कपड़े आप दूसरों को 3 जोड़ी रखने के लिए कह रहे हो तो वो 10 जोड़ी भी रख लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। मेन चीज मैंने आपको बताया जो उनको होती है सेल। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वो कहेगा कि उसके घर वाले जो मिलने वाले आ रहे हैं उनको जब भी आए वो 1 to 1 मुलाकात हो जाए। और तीसरा, खाना जो है उनका घर से आ जाए, या खाना किसी अच्छे होटल से जो है आ जाए। ये वीआईपी फैसिलिटीज होती हैं। सर, मैंने सुना था कि चार्ल्स आपके टाइम पर हुए हैं, आपकी उनसे मुलाकात हुई है। ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल बाय नेचर, इज इट ट्रू? देखिए क्या होता है कि हर एक बंदे के 2 पहलू होते हैं। हेल्पफुल भी होता है, जेल के रूल्स का वायलेशन भी करता है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, आप जेल के अफसरों को जब भी चाहो मिल सकते हो दिन के टाइम, तो ये आप उसको वीआईपी फैसिलिटी दे रहे हो, क्योंकि रूल्स परमिट नहीं करते कि आप जब मर्जी ड्यूटी में आ जाओ, जब मर्जी अंदर जाओ, या दूसरे प्रिजनर्स को मिलो। रूल्स अलाउ नहीं करते। तो उसकी अच्छी बात ये थी कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उसके बनाए हुए जो मुकदमे होते थे कोर्ट में, इतनी जल्दी उस पर रिलीफ मिल जाती थी, क्योंकि उसको पता था, उसको शैली पता थी कोर्ट की किस तरीके से पिटीशन ड्राफ्ट करनी चाहिए। तो इसलिए उसकी बहुत डिमांड होती थी। हर कोई प्रिजनर चाहता था, पैसे वाला चाहता था पैसे दे के, और जो गरीब होता था वो चाहता था किस तरीके से मैं इसकी सेवा करूं, मालिश वगैरह करूं और ये करूं, इनका खाना बनाऊं, ताकि मेरी पिटीशन ये बना दे। तो ये तो उसका हो गया कि ये उनकी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा अगर आप खाना बाहर से रूल वायलेट कर रहे हो, अगर आपने किसी स्टाफ वाले की आपने कोई हेल्प की, फिर आप उसको कह रहे हो खाना बाहर से मंगवा दो, तो ये इलीगल पहलू हो जाता है। या आप कोई और सुविधाएं जो है ले रहे हो, ये आपका इलीगल वो होता है। तो हर एक को देखने के 2 पहलू होते हैं। अगर आप उसकी नेगेटिव देखते रहोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, अगर आप उसकी पॉजिटिविटी भी देखोगे, उसको आपको ये होगा कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो
असली जेलर वही है जो दोनों चीज़ों को देख के एक बैलेंस बना के रखे। अब मैडम किरण बेदी ने, क्योंकि ये पेटिशनें वगैरह बनाते थे, बहुत अच्छी पेटिशनें बना लेता था, मैडम किरण बेदी ने, क्योंकि बड़ी लिबरल थी वो सबके लिए, मतलब उनका था कि रिफॉर्म्स का मतलब ही यही है कि आप जेल का जितना रिलैक्स एटमॉस्फेयर होगा उतना रिफॉर्म ज़्यादा होगा। उन्होंने इनको टाइपराइटर जो है अलाउ कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, टाइपराइटर तो हर एक प्रिजनर के पास लीगल एड में होता ही था। ओके। तो इसको अलाउ कर दिया। तो इसको टाइपराइटर क्यों अलाउ किया? गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक इशू बना के मैडम की ट्रांसफ़र कर दी जेल से, जबकि कारण कोई भी हो सकते हैं जी। तो हर एक प्रिजनर में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। असली जेलर वही है जो देखे कि इसमें ये खूबी है और इस खूबी को किस तरीके से आगे बढ़ाओ ताकि एक फ़ायदा हो दूसरी उस जनता एज अ कॉमन मैन मन में सवाल आता है कि अगर वो जेल के अंदर है, उसने क्रिमिनल किया है और उन्होंने तो वैसे भी बहुत लंबी लिस्ट है उनके क्राइम्स की, तो एक सवाल आता है कि कहीं ये अपनी इमेज को सुधारने के लिए, क्रिएट करने के लिए तो नहीं कर रहे? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अपनी इमेज को सुधारने के लिए नहीं, पॉजिटिव काम कर रहा है, ये तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है इस पर्सपेक्टिव में कि कल को मतलब उनकी इमेज सुधर जाए, वो जेल से जल्दी गुड बिहेवियर पे बाहर निकल जाए। नहीं, ये तो होता ही है। जो भी कैदी जेल में आता है, हर एक का, जो आम कैदी की बात कर रहा हूँ, हैबिचुअल की बात नहीं कर रहा, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे मैं बाहर निकलूंगा जल्दी, अपने बीवी बच्चों के साथ जो है मैं रहूँगा। हर एक का उसका यही होता है। तो उसके लिए सरकार भी इस चीज़ को समझती है, तो सरकार ने रेमिशन रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि अगर एक कैदी को अगर 1 साल की सज़ा हुई है तो 3 महीने तक की जो है उसकी सज़ा की माफ़ी हो सकती है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा कंडक्ट रख रहा है। मतलब अगर किसी को साल में 1 साल की कैद हुई तो 9 महीने में बाहर जा सकता है। तो हम लोग जो कहते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन है पब्लिक में कि दिन और रात काउंट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा। ये रेमिशन ही होती है। ओके। अगर किसी ने कोई 2 साल जेल में रहा तो उसको 6 महीने की रेमिशन मिल गई, इसका मतलब 24 में से 6 महीने आप घटा दो, 18 महीने में निकल जाएगा। लोग कहते हैं दिन रात काउंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। सर, शोभराज को कोई स्पेशल फैसिलिटीज दी गई थी? देखिए क्या होता है कि स्पेशल फैसिलिटी आप स्नैच करते हो, दी भी जाती है। देखो, जो जिनसे आपने पैसा खूब लिया हुआ है उनको तो आप स्पेशल फैसिलिटी दोगे। चार्ल्स शोभराज बड़ा, कई मामलों में बड़ा समझदार था, तो वो स्नैच करता था। जैसे उसने सपोज किसी का काम किया जी, तो उसको कहेगा यार घर मेरे को बाहर से खाना मंगवा दे, नॉनवेज खाना मंगवा दे। अपॉर्चुनिटीज। हाँ, हो सकता है उसमें नशा भी हो जाए, नशे की ड्रग्स वगैरह भी आ जाए, तो इस तरीके की वो स्नैच करता था। और जो इलीगल फैसिलिटी होती हैं, जो रूल्स के हिसाब से जिसको आपने उसमें अलाउ नहीं किया होता, वो तो इलीगल ही है। जी। एंड एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, एज अ जेलर, चलो आज तो वी आर लिविंग इन 2025, हमारी सोच बदल गई है, लेकिन आपकी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में एक ये चीज़ दिखाई गई है कि आपके फैमिली वालों को बहुत प्रॉब्लम थी इस प्रोफेशन से, एंड दे टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि इसे छोड़ दो, कुछ और परस्यू कर लो। तो ये सच है या फिर ये स्क्रिप्टेड था? नहीं, ये सब सच है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारी एट्रिशन रेट जो है, जो काम छोड़ के जाने वालों की रेट है, करीब 30-35% है, जो कि पहले के 3-6 महीने में जेल की नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, अगर उनको दूसरी कोई नौकरी मिलती है तो। देखें, लोगों को, और मेरे ख्याल वो उनका एप्रीहेंशन जो है सही है, उनको ये एप्रीहेंशन होता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आपको धमकियाँ मिलेंगी। वो कहते हैं चलो तेरे को तो धमकियाँ मिलें, हमें धमकियाँ क्यों मिलें? तो इसलिए हाँ, इसलिए मिडिल क्लास में, जहाँ पे एक मिडिल क्लास ढर रहा है, आप सिविलाइज्ड वे में घर चला रहे हो, सिविलाइज्ड वे में आप जेल चलाना चाहते हो, तो धमकियाँ मिलना लाजमी है। तो वो जो है नहीं चाहते,
मिडिल क्लास के लोग कि उनका बच्चा जो है जेल की नौकरी करे। तो मुझे भी उन्होंने बहुत परसुएट किया कि आप दूसरी कोई नौकरी कर लो। तो मैं पहले रेलवे की नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा यार मुझे दूसरी नौकरी के लिए क्यों कह रहे हो, मैं एक इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे अब यहीं रहने दो, काम करने दो। प्लस यहाँ की जो नौकरी है एज जेलर, अब दिल्ली में रहोगे ना, दिल्ली से बाहर तो नहीं जाओगे। अब रेलवे की नौकरी तो उसमें आपकी दिल्ली से बाहर भी पोस्टिंग हो सकती थी। बस आपने इसलिए चेंज किया अपना प्रोफेशन कि आपको दिल्ली में रहना था? एक ये रीजन था, खाली इसीलिए नहीं। एक ये रीजन था कि दिल्ली में रहेंगे। दूसरा ये था कि आप दिल्ली में ही आप पैदा हुए, दिल्ली में ही आप बड़े हुए, दिल्ली से आपने एजुकेशन ली, तो एक आपका एक सोसाइटी के साथ जो है एक आपका वो रिश्ता कायम रहता है। और तीसरा था कि इज्जत की नौकरी में देखेंगे क्या होता है कि हर एक जब बच्चे हमारे मिडिल क्लास में जब बच्चा होता है उसको पुलिस और मिलिट्री की नौकरी बड़ी अच्छी लगती है बचपन में। तो मुझे भी बड़ा शौक था कि पुलिस की वर्दी पहननी है। तो आप समझ सकते हैं 21-22 साल में तो ये बड़ी आम बात है जी। तो वो मुझे था कि मैंने पुलिस की वर्दी पहननी है। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं चाहता था कि मैं जेल की नौकरी जो करूं खुददारी से करूं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उससे करूं। तो वो वाली चीज़ मेरी सबसे अच्छी रही कि जब मैंने अपनी टर्म्स पे जेल की नौकरी की, बेशक ज़्यादातर जेल स्टाफ आपके साथ नहीं था, ज़्यादातर प्रिजनर आपके साथ नहीं थे। प्रिजनर तो धीरे धीरे साथ आ गए पर जेल स्टाफ साथ नहीं था। वो कहते थे ये तो हर एक का काम कर देते हैं। जो काम वो पैसे लेके करते थे, गलत तरीके से पैसे कमाते थे, करते थे, वो काम में एकदम मेरे को बहुत रोज फ़ोन आते थे कि सर हमारे बच्चे को मिलने नहीं दे रहे। मैं कहता नहीं मेरे पास भेज दो, मैं मिलवा देता हूँ। आपने खुद तो पैसे लिए नहीं, उनको भी लेने नहीं हाँ, उनको इसलिए वो उनको बहुत जेलसी होती थी कि ये बंदा कैसा है, पर उनको ये नहीं पता था कि मैं नहीं कर रहा है, मेरे से करवा रहा है, जो मेरे संस्कार हैं वो मेरे से करवा रहे हैं जी। और सीरीज में आपकी जो मम्मी का कैरेक्टर है वो आपको बेबी बेबी करके बुलाता है तो वो भी ट्रू है या वो स्क्रिप्टेड नहीं, मेरे घर का नाम बेबी था, निकनेम जैसे। हाँ, निकनेम जैसे होते हैं ना, पप्पू ये नाम होते हैं, तो मेरा घर का नाम बेबी था, तो इसलिए मुझे बेबी बुलाते थे, बल्कि हमारे पड़ोसी भी बेबी बुलाते थे। एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सीरीज में आपके नेबर का, कि वो आपको मतलब बार बार आपसे बात करने की कोशिश करती हैं और फिर वो जब आप पूछते हो वो आपके पास पहुंचते हैं तो आप बताती हैं कि किसी पंडित जी ने उन्हें और उनके हस्बैंड को कहा था कि जी आपके फ्यूचर में तो जेल जाना लिखा है, तो वो आपके पास आना चाहती हैं और कहना चाहती हैं कि जेल की रोटी खा लेंगे तो वो दोष मेरा निकल जाएगा, कट जाएगा। वो भी ट्रू था? देखें क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रूथ था वो। क्या है कि हमारे देश में ना पखंडबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पखंडबाजी है। आप बीमार हो, आपको कोई बीमारी है, वो कहेंगे आप फलां फलां मंदिर जाएंगे या चर्च जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ पे ऐसा पानी है, पानी पियोगे आप ठीक हो जाओगे। पंडित है, कोई मर जाए तो उसके वो बेचारी गरीब फैमिली होगी, उसको कहेंगे तुम गाय का दान करो, बिस्तरे का दान करो, इतने पंडितों को खाना खिलाओ। बहुत ज़्यादा मिसकन जो कि मतलब वैदिक फिलॉसफी जो कि मेरे में इनग्रेन थी उसके खिलाफ थे। तो ऐसे ही इन पंडितों ने किताबें लिख दी। एक लाल किताब करके, मैं नाम लेने में मेरे को हेजिटेशन नहीं, लाल किताब है, आपकी विकासपुरी में ही कहीं इसका है। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके बुरे दिन आए और अगर आप जेल की रोटी खा लेते हो तो आपके बुरे दिन टल जाएंगे। या आपका बच्चा है बहुत डरता है, रात को सोते हुए डरता है, तो फांसी का तख्ता होता है, उसकी लकड़ी जो है वो उसकी ताबीज बना के आप उसको पहना दोगे तो डरना बंद कर देगा। ऐसे ही जेल की मिट्टी की आप ताबीज बना लेंगे या जेल का पानी पी लेंगे तो आपका दिन बदल जाएंगे। उनका ये फिलॉसफी होती थी कि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे, है ना। अच्छा, और एक आपको मज़ेदार बात बताऊं कि हमारे यहाँ औरतों ने आना शुरू कर दिया, प्रेग्नेंट औरतों ने। वो जेल में आती थी, 6-7 महीने का पेट होता था,
छोटे छोटे केसों में, एक्साइज एक्ट वगैरह के केसों में आती थी, तो आके वो जेल में डिलीवरी करवा के फिर अपना निकल जाती थी। हमने देखा कि जहाँ पे एक साल में 15 डिलीवरी होती थी, वहाँ पे 35, 40, 50 डिलीवरी होनी शुरू हो गई हैं। मतलब नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर बढ़ता गया। तो बल्कि इतना नंबर बढ़ गया था कि हमें एक गायनी स्पेशलिस्ट जो है रखनी पड़ी थी इनके लिए। डाइट स्पेशल होती है और एंटीनेटल पोस्टनेटल जो केयर है वो सारी करवानी। तो फिर जब हमने रीजन जानने की कोशिश की कि एकदम इतना इन्फ्लक्स प्रेग्नेंट औरतों का क्यों हो गया, हमें पता लगा कि उनको एक मिसकंसेप्शन थी कि अगर जेल में बच्चा पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा हुए थे। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए फिर हमें काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। अखबार में हमने खबरें निकलवाई, एडवर्टाइजमेंट दी, तो फिर जाके ये धीरे धीरे लेवल पे आया। 2-3-4 सालों में जाके लेवल पे आया। तो गरीबी के साथ साथ जो है अंधविश्वास भी हमारे भारत के ऐसे हैं जी कि जो कि भारत को काफ़ी पीछे लेके जा रहे हैं। तो ये सब अंधविश्वासों की वजह से आप देखेंगे फांसी का तख्ता जो होता है अभी भी, क्योंकि फांसियाँ बहुत कम होती हैं, रेयरेस्ट इन रेयर केस में होती है, कभी 8-10 साल में एक बार फांसी होती है जी। तो जब हम जाते हैं फांसी के तख्ते को देखने के लिए, उसकी लकड़ी वगैरह इतनी कुरेदी हुई होती है कि आपको नया पट्टा लगवाना पड़ता है। ओके, तो मतलब जब भी फांसी होगी उसके पहले प्रिपरेशन की जाएगी? वो तो प्रेपरेशन तो करोगे करो, ऐसे थोड़ी आप किसी की जान ले लोगे। नहीं हो रही है। नहीं, हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही। प्रेपरेशन तो आपने देखना ही है ना कि आपके रस्से में जान है कि नहीं है। रस्से में जान है, फिर आपको उसको तेल ऑयलिंग करनी पड़ेगी, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लटकाने वाले, सारा उसको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, और सब चीज़ आपको देखनी होती है कि फांसी लगे तो एक जो प्रोसीजरल उसकी जो कंसेप्ट है वो पूरी हो। सर आपने तो काफ़ी सारी फांसी देखी है, मुझे ये पूछना है कि कितना डिफ़िकल्ट है सामने खड़े होके, कोई भी क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, बट आपके सामने वो खड़ा है और अब वो फांसी पे चढ़ने जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी आत्मा अब तड़पने वाली है। तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट उस टाइम पे कि उसको देखना, फिर अपनी ड्यूटी भी निभाना, मेक श्योर करना, आपका ड्यूटी ये है ना कि वो बच ना जाए, वो सारा प्रोसीजर पूरा हो गया ठीक से। तो उस टाइम पे हाउ डू यू डील विद योर इमोशंस? नहीं, वो तो है। देखो, बचपन में अगर मैं बात करूं, जब 9, 10, 11 साल के थे, हम किसी वो कोई देखते थे ना कि किसी की लाश को ले जा रहे हैं, मुर्दा घाट में ले जा रहे हैं, तो रात को नींद नहीं आती थी, बार बार वो लाश जो है सामने आती थी। फिर जब जेल की नौकरी में गए, तो जेल की नौकरी में देखा कि लोग लटक भी जाते हैं। एक बार तो मैं एक प्रिजनर मिल नहीं रहा था, तो उसको हम ढूंढ रहे थे कि प्रिजनर कहाँ पे है। तो मैंने देखा कि मेरे सिर पे ना कुछ अटक रहा है, लग रहा है। देखा तो ऊपर लटका हुआ था पंखे से, और उसके पैर जो मेरे सिर पे लग रहे थे। तो जब ये चीज़ें आप देखते हो, जेल की नौकरी करते हो, ये सब चीज़ें आपको आपकी पार्ट ऑफ योर ड्यूटी है। तो धीरे धीरे आपका दिल जो है पक्का हो जाता है। पर फांसी जो है ना, फांसी से मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ। मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा होनी नहीं चाहिए। किसी भी सिविलाइज वर्ल्ड में आप जाएंगे, यूएसए जाएंगे, यूके जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, फांसी की सज़ा को बैन किया हुआ है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बैन किया हुआ है, क्योंकि फांसी की सज़ा जो है किसी भी सिचुएशन को डायग्नोज नहीं करती। अब फांसी की सज़ा ज़्यादातर मर्डर के केसों में मिलती है। आप देखो, अभी भी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्राइम जो कमिट होता है वो मर्डर का है। अभी भी सबसे ज़्यादा क्राइम जो कमिट होता है मर्डर का है। फांसी से इसका मतलब इनफेक्टिव है उसको डायग्नोज करने में जी। तो मैं और फांसी मिलती किनको है? अब ज़्यादातर देखोगे ऐसे लोगों को मिलती है, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को मिलती है जो अच्छा हाई फाई वकील नहीं कर सकते। जो हाई फाई वकील कर लेते हैं, उन्होंने 20 मर्डर भी किए हुए हैं, मैंने देखे हैं कि वो बाहर रहे हैं, मतलब जेल में आए भी फिर छूट गए। राइट। पर गरीब है, उसको आप लटका दो,
जितना अच्छा, और torture जनता भी कर बड़ी सकते खुश होती है हो। हमारी। हमारी जनता में इतनी इग्नोरेंस है, वो चाहते नहीं कि कोई चीज़ ला से चले। अब देखें, एक रेपिस्ट था, हैदराबाद का केस है। रेपिस्ट उसको जो है पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया। तो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहे थे, बम पटाखे बज रहे थे कि रेपिस्ट को मार दिया। अरे भैया, तुम थोड़ा इंतजार कर लेते हो, कोर्ट उसको गिल्टी करती, तो हो सकता है फांसी की सजा मिल जाती उसको। पर नहीं, लोग शॉर्ट जस्टिस में जो विश्वास करते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि फांसी एक तो गरीबों को मिलती है, दूसरा क्या है, अगर आप स्पिरिचुअल बात करें कि जिसको हमें जान देने का किसी को हमें वो नहीं है, तो हक लेने का नहीं भी है। हमें कोई हक नहीं है। यस। ये भी है, गरीबों को मिलती है। तो इस करके मैं हमेशा ही अनकंफर्टेबल रहा हूँ कि फांसी की सजा की। आप यूएसए में देखो क्या है, वहाँ पे अगर किसी ने बड़ा हीनियस क्राइम किया है, वहाँ पे आपको सजा दे देंगे 40 साल की, 50 साल की, ये लाइफ पूरी। इम्प्रिजनमेंट। वो जब रहेगा ही जेल के अंदर विदाउट पैरोल, यस। जेल के अंदर रहेगा तो समाज भी सुरक्षित है, और अपना जेल में भी डिसिप्लिन अपना वो है, काम कर रहा है, जो जो भी है वो है उसका, जेल में एक सिविलाइज्ड वे में रह रहा है। तो बेस्ट इलाज यही है कि आप फांसी की सजा को एबॉलिश करके उसकी जगह आप लंबी लंबी सजा रख दो। अब करना शुरू किया है, अब हम देखते हैं 25 साल की कैद दे दी किसी जी। को, 20 साल की दे दी, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 साल। ओके। तो 14 साल अगर आपने विदाउट रेमिशन जो है आपने 14 साल जेल में काट लिए, तो आपका केस फिर चला जाता है एक बोर्ड को, जो कि आपको प्री मैच्योर रिलीज ग्रांट करता है। तो वो फिर बोर्ड जनरली जो 15-16 साल में, अगर एक आम मर्डर होता है 15-16 साल में छूट जाता है। ओके। और जबकि जब मैंने ज्वाइन किया था जेल की नौकरी को, उस टाइम पे जो मर्डर वाला था 8 या 9 साल में छूट जाता था। तो क्योंकि उस टाइम पे रेमिशन जो है काउंट होती थी टोटल सेंटेंस में, वो टोटल सेंटेंस आपका होता था 14 साल के बाद प्री मैच्योर रिलीज बोर्ड में जाता था, 14 साल विद रेमिशन। तो मतलब किसी ने 8 साल भी काटी, 5-6 साल की रेमिशन ले लेता था, उसका केस एसआरबी में चला जाता था। तो ये तो फिर इन्होंने संशोधन किया 1980 में कि उन्होंने कहा कि नहीं, रेमिशन काउंट नहीं होगी, 14 साल बिना रेमिशन के जेल में काटने होंगे। जिससे कि मैं कहता हूँ कि अच्छा किया इन्होंने। पहले क्या होता था कि डकैती में कोई जेल में आया, उसको 10 साल की कैद हुई, वो तो अभी जेल में है, जिसने मर्डर किया होता वो निकल जाता था। और औरतों के लिए तो और अच्छा होता था, उनका होता था 10 साल विद रेमिशन, मतलब औरत तो 5 साल में निकल जाती थी। तो इसको चेंज किया, बहुत अच्छा किया इन्होंने, सबके लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए 14 साल किया। और 14 साल के बाद उसका केस जो है सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के आगे जाता है। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो होता है उसमें दिल्ली के जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, सेक्रेटरी होम हो गया, सेक्रेटरी लॉ हो गया, जो जेल मंत्री होता है वो उसका चेयरमैन होता है, डीजी प्रिजन हो गया, सुप्रिटेंडेंट जेल हो गया, चीफ प्रोबेशन ऑफिसर, सारे उसके कंडक्ट को कंसीडर करते हैं। उसके बाद रिकमेंड करते हैं कि आप इनको प्री मैच्योर रिलीज दो या ना दो। पर सर, डोंट यू थिंक कि जस्टिस डिले करने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं? बहुत ज़्यादा, सारी प्रॉब्लम ही जो है ना जस्टिस डिले की वजह से। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। इसकी वजह से कैसे हैं, अब एक आदमी विद इम्प्यूनिटी क्राइम करता है, अगर पैसे वाला है खासकर, तो जी। उसको पता है कि कल को जिसने भी उसको देखा है क्राइम करते हुए, उसको थोड़ा पैसा दे देगा तो वो विटनेस बैठ जाएगी, या धमकी दिलवा देगा, हाँ, डराना धमकाना इजी है। धमका देगा तो वो विटनेस नहीं आएगी। प्लस ट्रायल जो है 5-5, 10-10 साल तक चलता रहेगा अगर सीरियस ऑफेंस है तो। ये लंबे ट्रायल्स की वजह से हाँ। लोगों में जो आप कह रहे थे सेलिब्रेशन, हाँ, ये वहीं से आता है, क्योंकि वी आर सो ऐसे हम भरे बैठे हैं। हाँ, तो जब हम देखते हैं ना कि 1000 में से एक क्रिमिनल गया, तो फिर वो हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि अच्छा हुआ। वहां पर हम ये नहीं सोचते कि जैसे आपने बोला कि ना हमें किसी को जिंदगी देने का हक है ना लेने का हक है, वो हमारे हाथ में नहीं है स्पिरिचुअली अगर बात करें तो
तो जस्टिस डिलेड इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग भी ऐसा फील करते हैं, उसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि यार अच्छा हुआ इसको मार दिया। हाँ बिल्कुल, मैं यही वाली बात पे आ रहा था। इसी बात को क्योर करने के लिए मैं सब जगह बोलता हूँ ये वाली बात, अपने पर कुछ सुने तो मैं यही कहता हूँ कि हर एक ट्रायल की एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे किसी ने चोरी की है, आप उसको 1 साल में ख़त्म करो। अगर 1 साल में ख़त्म नहीं करते, आप विक्टिम को जो है कंपेंसेशन दो, है ना, या जेल में जो जितनी देर रहा है जितने वो है उसको कंपेंसेशन दो। ऐसे ही रेप है, डेकॉइटी है जी, आप 2 साल में ख़त्म करो। यस 2 साल में नहीं करते तो आप कंपेंसेशन का प्रोविजन रखो कि विक्टिम को भी कंपेंसेशन मिलेगा, और जो है जो अंदर रहा है अगर उसके साथ भी जाती है ना, 12-13 साल में 12 चलना 13 चाहिए, कोई 6 फायदा नहीं 5 है। 6 साल जेल में रहा और उसके बाद एक्विटल हो गया, तो उसके साथ क्या जस्टिस हुई? जस्टिस दोनों तरफ से होनी चाहिए। यस तो आपने 2 साल में अगर उसका ट्रायल नहीं हुआ तो जज रीजन देगा कि कितनी देर में वो पूरा कर लेगा। तो अगर रीजन उसके अनजस्टिफाइड है तो उसमें भी आप कंपेंसेशन दो। ऐसी मर्डर का केस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मर्डर का केस है, उसमें आप 3 साल का रख दो कि 3 साल में ट्रायल खत्म होगा। अगर ट्रायल नहीं खत्म होता तो जज रीजन देगा, पुलिस रीजन देगी, ठीक है। अगर रीजन जस्टिफाइड नहीं है या इनऑर्डिनेट डिले है उसका वो करने में, तो आप कंपेंसेशन का प्रोविजन। हमारे देश की अच्छी बात ये है कि आप एक बार आपने डंडा ऐसे चला लिए तो आपकी सारी हुकूमत चलती है। सारी सब लोग सिविलाइज हो जाते हैं। उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी का भी कहते हैं लोग कि नहीं, डेमोक्रेसी का नाश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पर डंडे वाली बात होती है, वो हमने देखी है कि डंडे वाली बात होती है तो जेल देश भागता है जी। ऐसे ही अगर आप ये कंपेंसेशन वाली बात रख देंगे या डिपार्टमेंटल एक्शन वाली बात रख देंगे कि अगर आपने एक समय सीमा को लांगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उनको कंपेंसेशन मिल सकता है अफेक्टेड पार्टी को। आप देखना हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कितने दुरुस्त हो जाएगा और तेजी से भागेगा। आजकल तो सबको यही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये तारीख पे तारीख तब है जब आप लगाम नहीं कसोगे, तो तारीख पे तारीख होगा, कुछ और नहीं होगा। सही बात है सर। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर वही बात है कोई करे तो ना, कोई एक्शन लेके राजी नहीं है। अब नए कानून आए थे तो उम्मीद थी कि शायद इसमें समय सीमा होगी कुछ, पर उसका कोई फायदा ही नहीं। We can just wait for change. wait for change बस। लास्टली आई वांट टू आस्क कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, आपने इतने सारे क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन किया है, आपको उनकी साइकोलॉजी के बारे में पता है कि एक इंसान क्यों क्राइम करता है, क्या जड़ है मैक्सिमम लोगों में। तो इन सबको बेस रखते हुए आप एक पीस ऑफ एडवाइस जो हमारी जनरेशन को देना चाहेंगे, स्पेशली यंग लोगों को, जो वो लाइफ लॉन्ग याद रखें। देखिए, क्राइम जो कमिट करता है वो बंदा एक सोशल नॉर्म्स का वायलेशन कर रहा है। वो इसलिए करता है कि उसको संस्कार नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ आपको, जब जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करते हैं जेल रिफॉर्म्स के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे किसी ने लेक्चर दिया कि जो हम कर रहे हैं वो हमें भरना पड़ेगा उसका, हम सोल हैं तो एक सोल दूसरी सोल का नुकसान नहीं कर सकती, या और अच्छी बातें जो बताते हैं जो कि धर्म में लिखी हुई हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो वो लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमें ये वाली चीज़ पहले मिल गई होती तो शायद हम क्राइम ना करते, हम जेल में ना आते। तो इसीलिए जो हमारी हेरिटेज है जी, जो हमारा कल्चर है, हमें अपने कल्चर पे गर्व करना चाहिए और अपने बच्चों से भी गर्व करवाना चाहिए। जब हम अपने बच्चों से कल्चर पे गर्व करना सीखेंगे, हमारे बच्चे, उनको सही और गलत का पता लगेगा, तो उनकी लाइफ बड़ी स्पिरिचुअल तो होगी, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब जैसे घर घर में देखो, बच्चे जो है इतने टेंशन में रहते हैं, इतनी स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
पर इसी कंपटीशन को अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ मिला देते हैं, मेडिटेशन के साथ मिला देते हैं, तो आपके लिए लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाती है, स्मूथ हो जाती है, स्मूथ हो जाती, सेलिब्रेशन। आप हर एक पल को सेलिब्रेट करते हो जी। आप ग्रेटिट्यूडस हो जाओ, जो परमात्मा ने दिया आप उनको ग्रेटिट्यूड करो कि परमात्मा तूने जो दिया है, जो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तो जो तुमने दिया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप धन्यवाद, हम किसी और के पास जाएंगे तो उसको तो धन्यवाद फटाफट कर देंगे, पर वो भी धन्यवाद हम एक हमारी हैबिट बन गई है करने की, वो होती है एक आप दिल से ग्रेटिट्यूडस होते हो, तो उससे आप देखो आपकी लाइफ बदल जाती है। अब हर एक चीज का आपको भगवान सांस दे रहा है, आप ग्रेटिट्यूड करो कि भगवान आपने मेरी उम्र के कितने लोगों को उठा लिया, तो मैं जी रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। भगवान तूने मेरे को इतने अच्छे माँ, लाखों कारण होते हैं आपको शुक्राना करने का, आपने मेरे माँ बाप इतने अच्छे दिए हैं, मेरा भाई इतना अच्छा दिया है, इसका शुक्राना। भगवान आपने मेरे को पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दी है, तो शुक्राना। जब आप एक शुक्राना करने की आदत जान जाओगे, स्पिरिचुअलिटी से आती है। आप जब अच्छी जगह पे अच्छे सत्संग में जाओगे, मंदिरों वगैरह में यही होता है, गुरुद्वारों में जाओगे तो आपको सत्संग ही मिलता है जी। तो जब आप उसमें जाओगे और सीखोगे, अच्छी बातें सीखोगे, तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होगी। और क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को जो है, आप लाइफ को जहाँ बोझ समझ रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को एक सेलिब्रेटरी मोड में आ जाओगे, आप हर एक पल जो है सेलिब्रेट करोगे। ट्रू, ब्यूटीफुल सर, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। आई होप हमारे लिसनर्स इसको सुने और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आई आल्सो होप सो। किसी एक की भी लाइफ चेंज हो जाए तो हम सोचेंगे कि हमारे पॉडकास्ट करने का मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, एक क्या बहुतों की होगी, बहुतों की होगी। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, बहुतों की लाइफ चेंज होगी। लेट्स विश फॉर द बेस्ट। या ऑल द बेस्ट। और अब हम आपसे आगे और बुक्स की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, मेरी 2-3 किताबें मैं आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक वारंट से तो आपने अपने फैंस बना लिए हैं। क्योंकि कभी भी आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको ये कैपेबिलिटी दी है, तो आप उस कैपेबिलिटी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो लोगों की वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो जी। तो मेरी नेक्स्ट बुक है, उसका नाम है रेड अलर्ट। वो जो जेल से एस्केप्स हुए हैं कैदी, किस तरीके से अपने दिमाग लगा के जेल से भागते हैं, उसके ऊपर है। एक आपको अच्छा लगेगा, एक रोमांस बिहाइंड बार्स, कि उसमें हमारे जो कैदी लोग जो हैं, हमारे जो स्टाफ वाले आते हैं, कैसे उनसे शादी कर लेते हैं कैदियों से। तो फिर हम बुक्स के साथ साथ सीरीज की भी उम्मीद कर लेते हैं। ये देखो, ये तो आपकी विशेस होंगी तो सीरीज बन जाएंगी इस पे। हाँ, तो एक और है मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ कि मेरे कैदी किस तरीके से सिस्टम को जो है ब्रॉबिट करते हैं, किस तरीके से अनड्यू फैसिलिटी जेल में लेते हैं। छोटी छोटी कहानी है, 40 के करीब कहानी है, एक उस पर लिख रहा हूँ। सर, इतनी कहानी है आपके पास, वी आर एक्साइटेड टू रीड इट। और जब भी हो आप प्लीज मुझे जरूर भेज देना। जरूर जरूर जरूर, मैं आऊंगा, फिर पॉडकास्ट पे आऊंगा ना आपके पास। जरूर। आपका अपना चैनल है, आपका अपना स्टूडियो है। बिल्कुल यू आर मोस्ट पॉडकास्ट में आऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप में ग्रो करने का बहुत ज्यादा स्किल है, और आप बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हो। थैंक यू। बेस्ट पॉडकास्टर आप बन सकते हो। थैंक यू। वो बहुत प्रेशियस है जो आपने कहा है, शायद आपने यूं ही कह दिया, बट बहुत प्रेशियस यूं नहीं कहा मैंने, बिल्कुल सीरियसली उससे कहा है। क्योंकि जब कोई ऑनेस्ट इंसान ऐसा बोलता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है। हाँ, और ब्लेसिंग्स जितनी मिल जाए बिल्कुल उतनी कम है। बिल्कुल। देखें क्या होता है कि भगवान ने हमें किसी न किसी काम से के लिए इस धरती पे भेजा है जी, ठीक है ना। भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, हमारा मन अगर कह रहा है कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए या टीचिंग का काम करना चाहिए, अगर आप वही काम करते हो तो उसमें बरकत होती है। आप उसको एक जो काम कर रहे हो, आप सेवा के भाव से वो काम कर रहे हो। तो अगर सेवा के उससे कोई भी काम करते, पॉडकास्टिंग का सपोज आप कर रहे हैं, सेवा के उससे कर रहे हैं, इससे पब्लिक का आपकी बातें सुनेगी, पब्लिक को एक नई डायरेक्शन मिलेगी लाइफ में, है ना। तो जब वो देखेंगे कि इतने सीरियसनेस से इन्होंने बातें की है, तो उसका पब्लिक का फायदा होता है।
और देखो जहाँ पे आप अगर पब्लिक का फायदा कर रहे हो, पब्लिक का फायदा नहीं कर रहे, अपना फायदा कर रहे हो। जितना आप पुण्य कर्म करते हो, ये पुण्य कर्म है, जितने आप पुण्य कर्म करते हो उसका बेनिफिट आपको भी मिलता है, आपकी फैमिली को भी मिलता है। सर आपने बातों बातों में बहुत हैवी शब्द यूज कर दिया, बरकत, जो आजकल हम सुनते नहीं है। पर ये डेफिनेटली हम इस को नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो चुका है। बट हम इस वर्ड के बारे में और इसके बारे में जरूर कंटिन्यू करेंगे। लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस है, मैं आपसे बात करता जाऊँ तो घंटों लग जाएंगे उसमें। सर जेल से शुरू किया था और लोगों को ना सॉफ्ट स्टोरी, हाँ, लोगों को सॉफ्ट क्राइम स्टोरी अच्छी लगती है, खासकर मिडिल क्लास में। तो इसीलिए मेरी जो भी चीज़ होती है, क्योंकि क्राइम क्रिमिनल्स के साथ ही मेरा जो है उठना बैठना रहा है, तो इसलिए पता नहीं कितनी कहानियां मैं बता सकता हूँ, और हर एक में कोई ना कोई एक संदेश होगा। अब हम आपकी बुक्स का वेट कर रहे हैं और आपकी और कहानियों का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल फिर आप आओगे और कहानियां शेयर करोगे। पक्का दिस इज अ प्रॉमिस ऑन कैमरा। हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है। तो आपका तो नाम ही जो है तवलीन है। तवलीन मतलब आप लीन हो जाते हो जो भी काम करते हो। आपको परमात्मा ने नाम ऐसा दिया है कि आप जिस काम में लगोगे उसमें बरकत होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, और अपने इतने प्योर विचारों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।